हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जोश कितना हाई है, कमेंट में जाकर बताइए, क्योंकि हमारा चल रहा है किल शॉट सीरीज और आज अपने शॉट से हम किल करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन को। क्या? मोशन इन अ प्लेन को। बोल दो सबको कि भाई आज एक ही लेक्चर में हम पूरा का पूरा मोशन इन अ प्लेन खत्म करेंगे, साथ ही साथ रिलेटिव वेलोसिटी भी खत्म कर लेंगे। अब रिलेटिव वेलोसिटी 1D हो, रिलेटिव वेलोसिटी 2D हो, सब हम पढ़ने वाले हैं आज के इसी लेक्चर में, टेंशन नको। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि यार इस पर्टिकुलर लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूलेज होने वाले हैं और आपको पता है मैं हर बार बोलता हूं कि ये जो किल शॉट सीरीज है इसे पढ़ने से पहले आपको अपने नोट्स लेकर, पानी लेकर, दिमाग लेकर और पेन पेपर लेकर बैठना है और लगातार चेक करते रहना है कि आपके पास जो नोट्स हैं उसमें वो सारी चीजें अवेलेबल है ना जो आपको लेक्चर में यहां बताई जा रही हैं। अगर आप ये सारी चीजें देख लेते हो, अगर आपको कुछ नया मिल जाता है, जो कि मिलेगा, तो आप उसे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लोगे। अगर मान लो आपको वो चीज पहले से पता है तो वेल एंड गुड। जैसे जैसे लेक्चर में हम आखिरी में प्रोसीड करेंगे तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा या दिखाऊंगा वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं हमेशा बोलते हुए आया हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर कर आएंगे किल शॉट में। जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं नीट 2022 की, उन्हें शेयर जरूर करें। फटाफट 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 शेयर करें, उन्हें बताइए कि भाई लगातार कंसेप्ट एट अ ग्लांस आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको पूरी थ्योरीज भी बता दी जाती है, फॉर्मुलेज भी बता दी जाते हैं और साथ में क्वेश्चन भी करा दिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि सिर्फ क्वेश्चन 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 करा दिया और काम खत्म किया, पल्ला झाड़ लिया अपना, ऐसा नहीं है। तो तैयार हैं आप पूरा दम भर के आज के लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए? हाँ सर, हम एकदम तैयार हैं। कमेंट में बिल्कुल बताना कि जोश कैसा है आपका। मेरा तो है एकदम हाय सर। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे मोशन इन 1D की। मोशन इन 1D मतलब हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे थे, एक ही लाइन में जा रहे थे। अब कई लोगों को डाउट होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है सिर्फ ये, सिर्फ और सिर्फ ये होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ना। इसको स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं मानते, वो बोलते हैं नहीं सर ये तो ऊपर चला गया ना। अरे तो ऊपर चला गया तो क्या हुआ भाई, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस मोशन की, अगर मैं इस मोशन की बात करूं तो आप बोलोगे कि ये क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, बट ये जो मोशन है ये 1D का मोशन है। ये कैसा मोशन है, ये 1D का मोशन है ना। और ये कैसा मोशन है, दिस इज मोशन इन 2D, मोशन इन 2D। कैसे? देखो, अगर मुझे स्टार्ट करना है O पॉइंट से और पहुंचना है A पॉइंट तक, ध्यान से सुनना, तो मैं कैसे पहुंच सकता हूं A पॉइंट तक? मैं X में डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, और मैं Y में डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता हूं। समझ रहे हो कि नहीं? मैं X में डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता हूं और मैं Y में डिस्टेंस ट्रैवल करके A तक पहुंच सकता हूं। तो मैं अपने इस मोशन को दो अलग अलग इंडिविजुअल 1D मोशन में तोड़ रहा हूं। और पहली बात आपको ये बता दूं, पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, अरे नहीं, पहली बात यह है कि जो ये 1D मोशन है और जो ये 1D मोशन है ये एक दूसरे से क्या है भाई, इंडिपेंडेंट है ना। तो किसी भी 2D मोशन को आप दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन से क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्या होता है, फिजिकल इंडिपेंडेंस होता है, डिग्री ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस होता है ना। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अभी तक हमने 1D मोशन इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें पता था कि आगे जाके हमें 2D मोशन पढ़ना है, तो 2D मोशन की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हमने 1D मोशन को पढ़ा था। किसी भी 2D मोशन को हम दो 1D मोशन में तोड़ सकते हैं और ये दोनों 1D मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंड नहीं करेंगे। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हम पोजीशन वेक्टर 1 जानते हैं, पोजीशन वेक्टर 2 जानते हैं, और यहां से अगर पोजीशन वेक्टर 2 हमने यहां बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिकल चलकर यहां पहुंचा होगा, और अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज की है टाइम के साथ तो उसमें मोशन जरूर होगा, ये बात पक्की है, मोशन जरूर होगा, ये बात पक्की है, ठीक है ना। और ये कैसा मोशन है भाई, 2D मोशन है। ये देखो कैसा मोशन है, ये 2D मोशन है। ये देखिए 2D मोशन है, ये X में और ये Y में। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, हम मोशन इन अ प्लेन कर रहे हैं। ये क्या है भाई, ये एक प्लेन है आपका, क्लियर है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। वेलोसिटी क्या होती है भाई, ये देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और अपन को पोजीशन चेंज करने में जितना टाइम लगा है उसके रेशो को हम वेलोसिटी बोल देते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे और आधा या मैं बोलूं 85% काम प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका फॉर्मूले से हो जाता है।
अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन उड़ाते हुए आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन खुद उड़ने पे बना है? सर क्या फटे हुए जोक्स मारते हो आप एकदम। चलिए, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट पैरेलल टू द फोर्स दैट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ। मतलब एक बॉडी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि उसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो फोर्स के पैरेलल नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे यहां पर, अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका ऊपर तो उस पर लगातार नीचे की तरफ क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर आप देखोगे तो उस पर वेलोसिटी कहां है? वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां है? यहां है। आई मेरी बात समझ में? तो जब भी आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पैरेलल नहीं होगी लगने वाले फोर्स के, तो पक्की बात है कि आप किसी कर्व्ड पाथ को फॉलो करते हुए जाओगे। आप मतलब आपकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी पर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका जो वेक्टर है और आप पर, आपकी बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है वो जो वेक्टर है, अगर वो पैरेलल नहीं है तो पक्की बात है कि बॉडी कर्व्ड पाथ से होते हुए जाएगी। तो देखो एक कर्व्ड पाथ से होते हुए बॉडी जा रही है, ठीक है ना? वेरी गुड। दिस मोशन इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन। ये मोशन कैसा मोशन है? 2D मोशन है। आप खुद देख रहे हो कि हम इस मोशन को क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग मोशन में तोड़ेंगे। एक एक्स डायरेक्शन के मोशन को देखेंगे, एक वाई डायरेक्शन के मोशन को देखेंगे। तो ये 2D मोशन है। तीसरा, इफ फोर्स ऑन द बॉडी इज कांस्टेंट देन कर्व्ड पाथ ऑफ द बॉडी इज पैराबोलिक। ठीक है ना? ये जो पाथ है, ये जो पाथ है आपका, अभी आप जाकर ट्रेजेक्टरी देखोगे, मैं आपको ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पाथ है ये कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए प्रोजेक्टाइल ऊपर उठता है और नीचे गिर जाता है। पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी पॉइंट पर जाकर देख लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको क्या दिखेगी? नीचे लगती हुई दिखेगी, जी, है ना? यहां पर आप गए, कितनी लगेगी? जी। यहां पर आप गए, कितनी लगती हुई दिखेगी? जी। यहां पर आप गए, कितनी लगती हुई दिखी? जी। हर जगह देखो आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता हुआ दिख रहा है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई है। ये मैंने ग्राफ प्लॉट नहीं किया है, ये मैंने ग्राफ नहीं प्लॉट किया है, ये मैंने पाथ दिखाया है, ये ट्रेजेक्टरी है। कई लोग इसको y वर्सेस x में ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ बनाए, ग्राफ नहीं बनाया है, ये क्या बनाया है? पाथ बनाया हुआ है मैंने, ठीक है? ओके, वेरी गुड। तो Thus equation of motion can be used to analyze projectile motion। अच्छा, अगर यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हर जगह, तो फिर यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जा सकती है, ठीक है? हमको भी पता है ये बात। तो अ पार्टिकल थ्रोन इन द स्पेस व्हिच मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। क्या? अ पार्टिकल थ्रोन इन द स्पेस व्हिच मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मतलब अगर मैं अपने पार्टिकल को ऐसे फेंक दूं, ये मेरा पार्टिकल है और मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, है ना? ये ऊपर जा रहा है, इस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है, इसको सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है? हाँ, देखो साफ साफ लिखा है, पार्टिकल थ्रोन इन द स्पेस व्हिच मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, तो हम बोलते हैं कि वो एक प्रोजेक्टाइल है और उसका मोशन एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है? द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज रिफर्ड टू एज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? तो मतलब ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये भी क्या है? एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। थ्योरी हमने समझ ली है। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट which is once project in a given direction with given velocity and is then free to move under gravity alone. The path described by the particle is called its trajectory। अब आप देखिए यहां पर इस चीज को जरा समझ लेते हैं प्यार से। हर जगह आप देखो, आपने इस प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका, ठीक है ना? कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहा होगा थीटा, ठीक है ना? आपने इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक तो x डायरेक्शन में ux, जिसको आपने u cos थीटा बोला है ना? और एक आपने बोला है y डायरेक्शन की वेलोसिटी uy, जिसको आपने u sin थीटा बोला हुआ है, ठीक? अच्छा, मुझे बताओ ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो किस डायरेक्शन में? ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हाँ, तो मुझे बताओ कि ग्रेविटी किसको परेशान करेगी? वेलोसिटी के x कंपोनेंट को परेशान करेगी कि y कंपोनेंट को परेशान करेगी? x कंपोनेंट को परेशान नहीं करेगी, y कंपोनेंट को परेशान करेगी, है ना? तो आप देखना लगातार y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होता जाता है हमारे प्रोजेक्टाइल का। और क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमारा प्रोजेक्टाइल x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता है। मतलब
मतलब ये है कि अगर आप यहां पर देखो तो इस प्रोजेक्टाइल की x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी u cos थीटा, बट यहां पर हो जाएगी u y डैश। यहां कितनी थी u y, तो आप इसको v y बोल दो। चलो सो क्या बोल दो, v y कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, v y हो जाएगी। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो इस डायरेक्शन आप किसी भी टाइम पर प्रोजेक्टाइल को रोको और उससे पूछो तुम्हारे पास क्या वेलोसिटी है, तो बोलेगा भाई मेरे पास x डायरेक्शन में तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है। तो मैं बोल दे रहा हूं x डायरेक्शन में हम अगर देखेंगे तो u cos थीटा वेलोसिटी बनी हुई है जो कि कांस्टेंट है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। और y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है ये u sin थीटा है जो कि वेरी कर रही है, जो कि वेरिएबल है, क्योंकि x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है और y डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो लगातार बना हुआ है -g। तो y डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो प्रोजेक्टाइल को ऊपर उठने से रोकता है। वो बोलता है भैया कहां ऊपर जा रहे हो, वो उठना चाहता है ऊपर, लेकिन प्रोजेक्टाइल को ग्रेविटी लगातार नीचे खींचती रहती है, इसलिए y डायरेक्शन की वेलोसिटी कम होते होते मैक्सिमम हाइट पर जाकर वी वाई कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है मैक्सिमम हाइट पर जाकर। लेकिन तब भी x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है। ये बात आपको पता होगी। देखो इतना बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, इसमें आपको कोई भी बेवकूफ ना बना पाए, कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए अब आपके सामने है ये फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो आप दिक्कत में है। क्यों दिक्कत में है? क्योंकि फॉर्मूला ही तो है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, फॉर्मूला ही तो है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। अब यहां पर देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसको निकाल सकते हैं। जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सीधे डिराइव कर सकते हैं। इसको फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप याद करना चाहो तो बुराई मना नहीं करूंगा, मैं मना नहीं करूंगा बिल्कुल आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल हाइट कवर्ड जो होती है वो होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है r, वो क्या कहलाती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। चलिए इसको जरा समझते हैं, मेरी बात प्यार से देखना समझना। ये जो प्रोजेक्टाइल है ये फेंक दिया मैंने, है ना, कितने प्यार से फेंकते हैं सर आप प्रोजेक्टाइल। अरे मैं बातें भी इतनी प्यार से ही फेंकता हूँ, बातें बनाते हैं सर आप। चलिए इनिशियल वेलोसिटी इसके पास कितनी है, u है, ये पॉइंट है o, ये पॉइंट है b, ये पॉइंट o, ये पॉइंट है b। इसको आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको आप बोलते हो रेंज, इसको आप क्या बोलते हो, रेंज। मेरी रेंज में आ जा, ऐसा बोलते हैं ना, अरे तू रेंज में नहीं आ रहा है, मतलब तू हमारे उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पहुंच में नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर क्या करामात होती है, मैक्सिमम हाइट पर यह करामात होती है कि प्रोजेक्टाइल के पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है जो कि u cos थीटा होती है। y डायरेक्शन की वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ध्यान से देखिए, y डायरेक्शन की वेलोसिटी यहां क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, नहीं। क्या मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, नहीं। सिर्फ x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, मतलब y डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी 0 हो गई, अगर वेलोसिटी 0 हो जाती तो यहीं गिर जाता ना प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल को आगे कौन लेकर जा रहा है, यहां कौन लेकर गया, इस प्रोजेक्टाइल को आगे कौन लेकर गया, ये ux लेकर जा रही है। कौन लेकर जा रही है, ux लेकर जा रही है, जो हर जगह क्या बनी हुई है, u cos थीटा बनी हुई है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने रेंज देख ली, हमने मैक्सिमम हाइट देख ली, और ये जो आपने ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिखी है सर, ये क्या है, वो इसकी इक्वेशन है। ये दिस इज ट्रेजेक्टरी, दिस इज योर ट्रेजेक्टरी, है ना। ये ट्रेजेक्टरी ही आपको बताती है कि ये पैराबोलिक पाथ है। देखो y का रिलेशन अगर आप देखोगे x के साथ तो वो स्क्वायर का है, y का अगर आप रिलेशन देखोगे स्क्वायर x के साथ तो वो स्क्वायर का रिलेशन है। तो ये पैराबोलिक पाथ है, सीधे सीधे आपको समझ में यहां से आ जाता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां से आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको बोलूं ध्यान से देखने को, ऑब्जर्व करने को, तो u sin थीटा क्या है मुझे बताओ, uy इज u sin थीटा। y डायरेक्शन की वेलोसिटी को आपने u sin थीटा बोला है, देखो ना ये u है तो इसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट है ux इज इक्वल टू u cos थीटा। ठीक है ना, ये एंगल है थीटा,
बात मेरी समझे। और इसका एक y कंपोनेंट है u y, क्या कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है u y, जिसको हम बोल रहे हैं u साइन थीटा, ठीक है ना। तो u y है u साइन थीटा और u x क्या है, u कॉस थीटा, है ना। ध्यान से सुनना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअल में क्या है, u y का स्क्वायर है क्या, u y का स्क्वायर है क्या, हाँ 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 हाँ, तो u y का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ g। ये फॉर्मूला कहीं देखा है, ये फॉर्मूला कहीं देखा है, मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा है ये फॉर्मूला हमने, ये फॉर्मूला हमने कहां देखा है, मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा है सर, मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने ये फॉर्मूला देखा है। याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं क्या, अच्छा दिलाता हूं। इस फॉर्मूले को और देख लो एक बार, इस फॉर्मूले को आप और देख लो, रेंज के फॉर्मूले को, R स्टैंड्स फॉर रेंज, u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अच्छा हाँ ओहो, अच्छा इसमें एक टाइम ऑफ फ्लाइट का भी है ना फॉर्मूला, भैया टाइम ऑफ फ्लाइट का भी तो फॉर्मूला है, वो भी तो देखना पड़ेगा, वो भी देखेंगे। तो u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, जरा देखें रेंज, u को मैंने u लिख दिया ऐसे ही, साइन टू थीटा को मैंने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, है ना। अब देखो u 2 है, u का स्क्वायर है मतलब 2 u प्रेजेंट है, तो मैं एक u cos थीटा के साथ लिख देता हूं, एक u मैं लिख देता हूं cos थीटा के साथ, u cos थीटा, और एक लिख देता हूं किसके साथ, इसके साथ, अपना 2u sin थीटा अपॉन जी। हाँ कि ना, हाँ कि ना, लिख सकता हूं ऐसे कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप। ये जो u sin थीटा है ये uy के बराबर है, u cos थीटा जो है वो ux के बराबर है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ ux इंटू यू वाई अपॉन जी। अरे वाह, अरे वाह, मजा आ गया सुन के, ये बात सुन के तो मजा आ गया। नहीं, आप क्या कर सकते हो, मोशन अंडर ग्रेविटी से पूरी तरीके से रिलेट कर सकते हो किसको, अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को, किसको, अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को पूरी तरीके से आप रिलेट कर सकते हो किससे, मोशन अंडर ग्रेविटी से। अच्छा 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 अच्छा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट भी एक चिड़िया का नाम है यार। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितने टाइम के लिए आपकी बॉडी, आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, जितने टाइम के लिए आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा उसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हो। चलो अब मैं आपको बोलता हूं कि यार उसका फॉर्मूला आप डिराइव करो बैठे बैठे, आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं, आप बैठे बैठे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मुझे निकाल कर बताओ। तो आपने अपना दिमाग लगाया सीधा सीधा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम पढ़ रहे थे जब 1D मोशन हम देख रहे थे, मोशन अंडर ग्रेविटी, जब हम 1D मोशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता था वो होता था 2u अपॉन जी। क्या हुआ करता था, 2u अपॉन जी। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ध्यान से समझो, मैंने आपको फॉर्मूला निकालने को बोला है, मैंने आपसे बोला कि चलो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल कर बताओ। मुझे एक बात बताओ, किसी भी प्रोजेक्टाइल को या किसी भी बॉडी को हवा में ले जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। देखो अगर इस प्रोजेक्टाइल को मुझे ऊपर उठा के यहां पे लाना है, ऊपर उठा के मुझे इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देना है, तो उसके लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, बताओ मुझे। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, सर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देने के लिए, किसी भी बॉडी को हवा में ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं एक बॉल लूं और बॉल को सीधे सीधे ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंक दूं, क्या वो उठेगी हवा में, नहीं, मुझे उसको हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंकना पड़ेगा, तब जाकर बॉल हवा में उठना चालू करेगी, क्योंकि उसके पास वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी। आई मेरी बात समझ में, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए अगर आपको, तो आपको वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख सकता हूं उसको अपॉन जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा अपॉन जी। समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। 3 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले आपके सामने है, एक तो ट्रेजेक्टरी का, एक है वर्टिकल हाइट का, और एक है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का, और एक है टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये 4 फॉर्मूले आपके सामने आ गए हैं।
अब यहां कुछ कुछ केसेस बनते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो ये सबसे बेसिक चीज है, इतनी आपको आनी ही चाहिए, अगर इतनी भी नहीं आ रही है तो फिर तो बहुत गलत बात है। राम 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 राम, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक बात सुनिएगा ध्यान से, जब आपका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, आपका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है। एक सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। इसको थोड़ा मोटा कर देता हूं। आप देखिए प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसके पास सिर्फ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है ये, दिस इज द एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंड दिस इज द वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो पूछा जाता है कि बताओ वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनता है? वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनता है? तो मैक्सिमम हाइट पर बनता है। कहां बनता है? मैक्सिमम हाइट पर बनता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, एकदम परफेक्टली समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काम की चीज है प्रोजेक्टाइल मोशन, कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ इक्वल रेंज। अब बात करने लगते हैं लोग इक्वल रेंज की। तो यहां पर सीधी सीधी बात की जाती है कि अगर आप ऐसे फेंक रहे हो अपने प्रोजेक्टाइल को कि वो इनिशियल स्पीड सेम रखें अपनी, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हो, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हो, और इनिशियल स्पीड क्या हो, दोनों ही केसेस में सेम हो, तो वो जो रेंज कवर करेंगे वो क्या होगी? बराबर होगी। जैसे देखिए आपने पहला प्रोजेक्टाइल फेंका, पतला कर लेता हूं पेन दिखाने के लिए। आपने पहला प्रोजेक्टाइल जो फेंका है, ये देखिए, ये आपने प्रोजेक्टाइल पहले फेंका v वेलोसिटी से, इनिशियल स्पीड कितनी थी v, किस एंगल पे फेंका? थीटा पे फेंका, ठीक। वही प्रोजेक्टाइल आपने दूसरी बार किस वेलोसिटी से फेंका? v वेलोसिटी से फेंका, उतनी ही सेम। देखो यहाँ भी v थी, यहाँ भी v थी। कलर चेंज कर दूं क्या? नहीं तो आप बोलो सर कुछ समझ नहीं आता है। दूसरी बार जब आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो आपने फिर v वेलोसिटी से फेंका, लेकिन इस बार एंगल आपने क्या कर दिया है? 90 माइनस थीटा कर दिया है। इस बार एंगल आपने 90 माइनस थीटा कर दिया है। तो ये होते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मैं बात करूं थीटा और 90 माइनस थीटा की, तो इसको आप बोलते हो सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब अगर मान लो एक एंगल आपका 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। एक एंगल अगर आपका 20 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 70 डिग्री। एक एंगल अगर आपका 10 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 80 डिग्री। ये सब कहलाते हैं क्या? सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैंने पत्थर उठाया, पहले फेंका 20 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकंड से, फिर मैंने पत्थर उठाया, वही पत्थर वहां गिरा, उठाकर लेकर मैं आ गया, फिर मैंने उसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, लेकिन अब मैंने फेंका 70 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से ही 70 डिग्री पे। तो ये सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बने। तो जब मैं देखूंगा तो वो जहां जाकर गिर रहे हैं दोनों ही केस में वो रेंज क्या होगी? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? बराबर होगी। ये देखिए, अब साफ साफ देखिए, ये देखिए, ये जो यहां पर गिर रहा है पहले बार केस में, दूसरे केस में भी यहीं पर आकर गिर जा रहा है। प्रोजेक्टाइल 1, प्रोजेक्टाइल 2। बात समझ में आई? लेकिन क्या दोनों केस में हाइट सेम है? नहीं, हाइट अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, हाइट अलग अलग है भैया। प्रोजेक्टाइल 1 की हाइट अलग है, मैक्सिमम हाइट h1 अलग है, और प्रोजेक्टाइल 2 की हाइट अलग है, और प्रोजेक्टाइल 2 की हाइट अलग है, h2। यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है, यहां पर h1 इज नॉट इक्वल टू h2 है भाई, पहले बता दे रहा हूं। कई लोग इस बात की गलत फहमी पाल लेते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो व्हेन द टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद इक्वल स्पीड, ये बात याद रखना है कि u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u होना चाहिए, और एंगल क्या होने चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए, ठीक है ना। देन देयर रेंजेस आर इक्वल बट मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड आर डिफरेंट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट्स आर आल्सो डिफरेंट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या है भाई? अलग अलग होंगे, ऑब्वियस सी बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। खुद ही देखने से दिख रहा है ना फिगर कि एक ज्यादा टाइम के लिए हवा में है और एक कम टाइम के लिए हवा में है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, आ जाओ आगे। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करें, देखो यहां पर अगर आपसे पूछता हूं मैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी है, इधर जब आप इनिशियली फेंक रहे हो, जब आपने प्रोजेक्टाइल को इनिशियली फेंक रहे हो, थोड़ा मैं लाल कलर से इसको बना देता हूं, कि जब आप
अपने प्रोजेक्टाइल को इनिशियली फेंक रहा हूँ, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी से आपने फेंका, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? तो आप बोलोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी? हाफ मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल इनटू यू स्क्वायर। हाँ कि ना? अब ये यू की वैल्यू देखो बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, नहीं? अरे सबसे ज़्यादा तो यहीं पर होगी ना, सबसे ज़्यादा यहीं पर होगी, फिर उसके बाद क्या होती जाएगी भाई? यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा देखोगे तो यहाँ पर होगी, फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा वाई कंपोनेंट तो कम होता जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट कम आएगा। एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है, लेकिन वाई अगर कम हो रहा है तो नेट रिजल्टेंट कम आता जाएगा। क्लियर है? अच्छा, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल कहाँ होगी ये मुझे बताओ। सबसे कम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी यहाँ पर, और वो कितनी होगी? हाफ एम, सिर्फ और सिर्फ यू एक्स का स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ यू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर यू वाई एग्जिस्ट करता ही नहीं। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। तो मिनिमम होगी जो काइनेटिक एनर्जी वो होगी मैक्सिमम हाइट पर। ये कहां हो रही है? मैक्सिमम हाइट पर, एट मैक्सिमम हाइट। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? याद है फॉर्मूले के सब भूल गए? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर इस इक्वायर। ठीक है? ओके सर, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो यहां पर केसेस हैं, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा कि एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0। बता चुका हूं मैं आपको बता चुका हूं कि एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0 एंड वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स एंड वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सो दैट दी मैक्सिमम हाइट, अगर आप मैक्सिमम हाइट पर जाओगे तो जो आपको नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिलेगा वो यू कॉस थीटा के बराबर ही होने वाला है, क्योंकि वी वाई एग्जिस्ट ही नहीं करती। वी वाई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। नेक्स्ट, एट मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। अब भी बताया था मैंने आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है? अरे यार क्या दिक्कत है भाई? है बड़ा डब्बा नहीं बना सकता क्या मैं? मना करोगे मुझे बड़ा डब्बा? अरे ये क्या बात हुई भाई? हमको डब्बा बनाना है। लो, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो लो, हम अब दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ते हैं यार, हमारे पास दिमाग है। ये लो, तुम क्या सोच रहे थे कि डब्बा नहीं बना पाऊंगा मैं? लो बना दिया। एट मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। मैंने आपको पहले दिखा दिया था, एक बार फिर से डायग्राम दिखा देता हूं। कहां है डायग्राम? किधर है? ये है, देखो ये है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है ना? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो, नए ख्वाब बन ले। ए अब क्या बोल रहा है? टी एन एच। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बात याद रखिएगा भाई, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बार बता रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दिस इज द हाइट अटेन्ड, दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से भी जाना जाता है भाई, है ना? हाइट अटेन्ड, हाइट अटेन्ड। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज रेंज। चलिए, तो इफ टी एंड एच डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड, यू वाई, क्या मतलब है इसका? मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हवा में उड़ाना है, जमीन से अगर उसको हवा पे ले जाना है तो उसको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी देनी पड़ेगी, नहीं तो वो वाई डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। क्या यह बात दिमाग में एकदम घुसी कि नहीं घुसी? हाँ सर घुस गई है, बिल्कुल घुस गई है। तो वाई डायरेक्शन में अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना है तो उसको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है किसी बॉडी को ऊपर ले आना, हवा में ले आना, फ्लाइट कराना, फ्लाई कराना। तो फ्लाई कराने के लिए वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। किसी बॉडी को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर देना है तो भी उसे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। तो वही बोला जा रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट और जो आपका मैक्सिमम हाइट या हाइट है, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल वर्टिकल स्पीड। इनिशियल वर्टिकल स्पीड आप खुद देखो ना, अगर आपको मैं दिखाऊं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, अगर मैं आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला दिखा रहा हूं, क्या आप उसमें कहीं आपको वाई वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दिख रहा है? नहीं, उसमें आपको सिर्फ वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट चिल्ला चिल्ला के आपसे बोल रहा है कि सुनो ना, मुझे अगर हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए, या मुझे अगर बॉडी को अगर ले जाना है मैक्सिमम हाइट तक, तो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी दोगे आप उसे। ये देखो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। आई मेरी बात समझ में? ऐसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट भी है।
ऐसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट भी है, वो आपसे बोलता है कि सुनो ना, अगर हवा में ले जाना है मेरे को ऑब्जेक्ट को, तो आपको उसको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही चीज तो यहाँ बोली गई, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? यही चीज तो बोली जा रही है कि टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल वर्टिकल स्पीड यू आई। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। इफ टू प्रोजेक्टाइल्स थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शन मतलब थीटा अलग अलग है, दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, दो प्रोजेक्टाइल्स को अलग अलग थीटा पे फेंका गया है। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है इस थीटा पर, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है इस थीटा पर, देखो इस थीटा पर फेंका है, और एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है इस थीटा पर, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है इस थीटा पर। देखो दोनों के थीटा अलग अलग हैं। हाँ सर, दोनों के थीटा अलग अलग हैं। एक का थीटा है थीटा 1 और एक का थीटा है थीटा 2। अब यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का लोचा नहीं है, यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का लोचा नहीं है। ये बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। ठीक, अलग अलग क्या फेंका है? एंगल पर फेंका है। आगे बोलते हैं, हैव इक्वल टाइम्स ऑफ फ्लाइट। अगर दो अलग अलग डायरेक्शन से, दो अलग अलग एंगल पे मैं क्या करता हूं, फेंकता हूं किसको? अपने प्रोजेक्टाइल को, और उनकी टाइम ऑफ फ्लाइट अगर सेम है और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड अगर सेम है, ध्यान से सुनना, अगर उनकी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड सेम है, ये भी h1 है और ये भी कितना है? h1 है। हाँ, यानी कि इसको h2 लिख देता हूं और मैं बोलता हूं h1 इज इक्वल टू h2 है, ऐसा है। तो आपको पता है कि ये जो हाइट है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है वाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे, है ना? तो अगर ये हो गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी जो दोनों ही केस में वो बराबर होगी। नहीं आई बात समझ में? अरे बात समझ में नहीं आई? ऐसा बोला गया है कि अगर इफ uy1 इज इक्वल टू uy2 है, ये समझ लो, ये प्रोजेक्टाइल 1 है, ये प्रोजेक्टाइल 2 है। इन दोनों प्रोजेक्टाइल की अगर y डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है, तो दोनों ही केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यानी कि t1 जो होगा वो t2 के बराबर होगा, और जो h1 होगा वो h2 के बराबर होने वाला है। ये बात बोली गई है, ये बात बोली गई है। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया दोनों ही टाइम ऑफ फ्लाइट भी और मैक्सिमम हाइट भी, या हाइट भी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। उसने पहले ही बोल दिया ना, T and H depend only upon initial speed ui. तो if two projectiles thrown in different directions have equal times of flight, अगर equal times of flight है तो उनकी initial vertical speed होगी same and their maximum height are also same. पक्की बात? क्लियर? ओके सर, ओके। if initial velocity of initial y डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है दोनों प्रोजेक्टाइल की, तो उनका टाइम भी, उनकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, और उनकी हाइट जो वर्टिकल हाइट अटेन हो रही है वो भी बराबर होगी। पक्की बात? हाँ सर, पक्की बात। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। चलो अब देखिए यहां पर कुछ बात कर लेते हैं कि रेंज मैक्सिमम कब होती है? रेंज मैक्सिमम कब होती है? रेंज मैक्सिमम कब होती है? रेंज का फॉर्मूला क्या है भाई? रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, साइन टू थीटा अपॉन जी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन की, अरे साइन ओम साई राम, हाँ भाई, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वो होती है 1। क्या होती है? 1। तो मैंने बोला भैया यहां पर रेंज मैक्सिमम कब होगी? रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा कितना हो जाएगा? बताओ मुझे, थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्यों? जब आप थीटा 45 रखोगे तो साइन टू थीटा 90 हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। तो हम बोलेंगे कि आर मैक्स कितना आ जाएगा फिर? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर आ जाएगा u स्क्वायर बाय जी, u स्क्वायर बाय जी। ठीक है ना? कब? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है, इस रिलेशन को आप याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये रिलेशन क्या है मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। ये रिलेशन है r tan थीटा, कलर बदलता हूँ, ये रिलेशन है r tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h। या आप इस तरीके से भी देखोगे, इसको बुक्स में लिखा हुआ कि r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h कॉट थीटा। एक अच्छा रिलेशन है और एक बहुत फेमस रिलेशन है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये मदद कर सकता है। प्लीज़ इसे आप याद करिए।
प्लीज इसे आप क्या करिए भाई, याद करिए। सवाल मत पूछिए मुझसे, याद करिए। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं कि इसे आप क्या कर लो, याद कर लो, याद कर लो, ठीक है। अच्छा, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो बताओ रेंज और हाइट में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या रिलेशन होगा, मुझे बताओ। देखो tan थीटा, tan 45 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अरे भाई tan 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h हो जाएगा, यानी कि h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, r/4 के बराबर आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री में। आई मेरी बात समझ में? अरे हाँ कि ना? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए दूसरा, इस तरीके से पूछ लिया जाए क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि सुनो बताओ किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए। अगर मान लीजिए एंगल 45 डिग्री था, तो हम बोल रहे थे कि हमको रेंज क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है ना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पर फेंका जाए कि रेंज और हाइट बराबर हो जाए, है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा की किस वैल्यू पर r इज इक्वल टू एच हो जाएगा, बताओ। अगर r इज इक्वल टू एच है तो थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। मैंने कहा अच्छा r इज इक्वल टू एच करना है, तो मैंने यहाँ r की वैल्यू क्या रख दी, h रख दी। ध्यान सुनना, r की वैल्यू क्या रख दी, h रख दी। तो h tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h, h से h कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4, ये आ गई थीटा की वैल्यू। इस थीटा की वैल्यू पर क्या होगा, रेंज और आपकी हाइट क्या होगी, प्रोजेक्टाइल की बराबर हो जाएगी। क्लियर? चलिए, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम आएंगे आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम हाइट। अब देखो यहां पर ना वही सेम कंसेप्ट है। जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन मुझसे पढ़ेंगे डिटेल में, तो मैं आपको यही चीज समझाऊंगा कि यार 2D मोशन को एक बार वाई डायरेक्शन में तोड़ दो, एक बार एक्स डायरेक्शन में तोड़ दो, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते जाओ, एक बार एक्स में, एक बार वाई में, एक बार एक्स में, एक बार वाई में, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हैं यार, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। अगर आप बोलो तो मैं आपके साथ एग्जाम हॉल में चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे घुसने नहीं देंगे, मुझे एग्जाम देने ही नहीं देंगे भैया। बोलो करूं, चलूं, कुछ करूं जुगाड़ आपके साथ चलने का, है ना। चलो, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया है, और ये रूट पूरा आएगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट रूट 2h, है ना, ये पूरा रूट आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम इज, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा यार, ये फॉर्मूले हैं यार सिंपल से। अगर हम इसको डिराइव करने जाएंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे पास इतना टाइम है नहीं। चलिए, हमें तो बस रिवीजन करना है, तो हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन अप एन इंक्लाइंड प्लेन। अब आप क्या कर रहे हो भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने सीखा ग्राउंड टू ग्राउंड, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन सीख लिया ग्राउंड टू ग्राउंड, ये आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया और ग्राउंड पे आपका प्रोजेक्टाइल आ गया। लेकिन अब क्या है ना यार, आपको परेशान करते हैं लोग, एग्जाम वाले, क्वेश्चन बनाने वाले आपको परेशान करते हैं, बोलते हैं हम ऐसे नहीं जीने देंगे, आपको ऐसे नहीं जीने देंगे। दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज यू कॉस थीटा जो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, एंड दिस इज यू साइन थीटा। वो बोलेंगे हम आपको ऐसे नहीं जीने देंगे। अब ये ग्राउंड टू ग्राउंड बहुत हो गया, आप चलो जरा इंक्लाइंड प्लेन पे, और इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल फेंको। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ इंक्लाइंड प्लेन को, नीचे से ऊपर अपने प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो इंक्लाइंड प्लेन में। यहाँ पर कुछ नहीं होता, हम अपनी एक्सेस बदल लेते हैं, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट होने लग जाता है, ठीक है ना। पहले जी ऐसे था, ये देखो पहले जी का कोई कंपोनेंट नहीं होता था, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं आता था, लेकिन हमारे लिए अब एक्स डायरेक्शन ये बन जाएगी, दिस इज आवर एक्स, ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, एक्स की वो बन जाएगी, ये हमारी एक्स एक्सेस बन जाएगी, रोटेशन ऑफ एक्सेस लगा दिया हमने यहाँ पर, और ये हमारी वाई एक्सेस बन जाएगी, ठीक है ना। और आप अपने कंपोनेंट को तोड़ोगे, जी के कंपोनेंट को, तो जी का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और जी का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, ओके। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, तो यहाँ पर ए वाई किसके बराबर आ जाएगा, जी कॉस अल्फा के बराबर। और अगर आप ए एक्स की बात करोगे तो ए एक्स की डायरेक्शन आई है ये, और वो कितनी आ रही है, जी साइन अल्फा। इसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसको हम नेगेटिव
लेंगे, है ना। अरे इस डायरेक्शन को इसको घुमाओ ऐसे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती थी, ये नेगेटिव होती थी, तो इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले रहे हो। आई मेरी बात समझ में? अब देखो ना ध्यान से, अब आप u का कंपोनेंट अगर करोगे, इस u के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा u cos थीटा, एक कंपोनेंट होगा u sin थीटा। तो अब u sin थीटा के अगेंस्ट में कौन बैठा है? ये बैठा है ay, और u cos थीटा, अगर ये u cos थीटा है तो u cos थीटा के अगेंस्ट में कौन बैठा हुआ है? ये बैठा है ax। तो अब x डायरेक्शन की वेलोसिटी को नहीं छोड़ा गया है, उस पर भी लगातार अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये सारे फॉर्मूले निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं इसमें आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो, है ना, हाइट का फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। इसमें भी एक कैच है, इसमें भी आप देखिए कैच है। ये क्या है? दिस इज 2 टाइम्स ऑफ y डायरेक्शन की वेलोसिटी 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ये क्या होगा भाई? g cos अल्फा। क्या होगा ये? g cos अल्फा, है ना। ये g cos अल्फा क्या है? y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, g cos अल्फा क्या है? ये y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, दिस इज ay। समझे कि नहीं समझे? मैंने आपको क्या बोला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन को देखो, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, और अब यहाँ एक्सेलरेशन भी कंपोनेंट में आ गया है, तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, तो 2u अपॉन ay, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। यहाँ देखो ये क्या हो गया है? ये हो गया है y डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। आई मेरी बात समझ में? ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, मैं तो बोलूँगा यार इसका फॉर्मूला आप याद ना करो तो अच्छा है, फालतू परेशान हो जाओगे। सीधे सीधे जब क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर इसको सॉल्व कर लेना, रेंज को याद मत करो। मतलब मेरी आपको पर्सनल ये है सलाह, करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैक्सिमम रेंज अकर्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस अल्फा बाय 2, π/4 माइनस अल्फा बाय 2। ये सारे के सारे डेटा क्या करने हैं भैया? आपको याद रखने हैं, ठीक। अगर आप देखोगे कि आपने रेंज को मैक्सिमाइज करना चाहा, क्या रख के? थीटा की ये वैल्यू रखकर, थीटा की ये वैल्यू रखकर, तो रेंज मैक्सिमम इतनी आएगी, मिनिमम इतनी आएगी। रेंज मैक्सिमम इतनी आएगी और मैक्सिमम आएगी इतनी इतनी। बस केस अलग अलग है कि जब आपने प्रोजेक्टाइल को आप फेंकोगे ऊपर की तरफ एक केस में, और दूसरे केस में आप अपने प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकोगे, इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से नीचे की तरफ फेंकोगे तो मैक्सिमम आ जाएगी उतनी रेंज, ठीक है ना। मिनिमम से हमें मतलब नहीं है। आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बोल रहा था क्या क्या याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये मत करो मेरे हिसाब से तो, और ये भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है याद करने की। हाँ, ये एंगल याद कर लो, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन, सेम वही बात मैं आपको फिर से बोलूँगा कि ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इतना कोई खास वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इस पे बस x डायरेक्शन का जो मोशन है, इसमें जो बस x डायरेक्शन का मोशन है, देखिएगा इसमें जो बस x डायरेक्शन का मोशन है, ये हमारी x हो जाएगी, है ना, और ये हमारी y एक्सिस हो जाएगी, है ना। तो अब आप देखो कि x डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसको जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का कंपोनेंट है, वो सपोर्ट करने लग जाएगा। देखो एक कंपोनेंट है ग्रेविटी का, ये एक कंपोनेंट है ये, तो x डायरेक्शन के मोशन को ग्रेविटी का कंपोनेंट सपोर्ट करने लग जाता है, बाकी y डायरेक्शन में मोशन वैसे का वैसे ही रहता है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। चलिए, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे अपना ट्रेजेक्टरी पढ़ रहे थे, कहाँ गया ट्रेजेक्टरी, वहाँ पर एक फॉर्मूला और है, उस चीज़ को ज़रा मैं आपको यहाँ नोट डाउन करा देता हूँ कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू, वो इस तरीके से भी लिखा जाता है x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, इसमें r क्या होती है भाई? ये r होती है रेंज आपकी, ठीक है ना। अब वो कैसे होता है, इसको तोड़ मरोड़ के हम देखते हैं, हमको मिल जाता है रेंज का फॉर्मूला, इसलिए हम इसको किस तरीके से लिख देते हैं? इस तरीके से लिख देते हैं x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, है ना। फिर हम कंपैरिजन करके बता पाते हैं भैया कि रेंज कितनी होगी। ऐसी इक्वेशन हमारे सामने आती है ट्रेजेक्टरी की, हम उससे देखकर बता देते हैं कि रेंज कितनी होने वाली है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और देखिए, हमने ना प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत अच्छे से पढ़ा है, और हमको पता है एक चीज़, क्या पता है हमको? एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम यहाँ से अपनी बॉल को फेंक रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, और बॉल ऊपर जा रही थी और उसके बाद बॉल घूमकर नीचे आ जा रही थी, तो नीचे गिरते टाइम
बॉल की उतनी ही स्पीड थी जितनी स्पीड फेंकते टाइम थी। मान लीजिए अगर यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया होगा तो नीचे आते टाइम भी, नीचे जैसे ही आ रही होगी, टकरा रही होगी, उस टाइम भी उसकी स्पीड कितनी होगी, यू ही होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। अच्छा सर सिर्फ नीचे के टाइम होगा क्या ऐसा? मतलब अगर मैं इस पोजीशन में देखूं तो मतलब अगर यहाँ पर बॉल है आपकी और फिर यहाँ पर बॉल है, ऐसा मैं बोलूँ तो यहाँ मान लीजिए अगर v वेलोसिटी होगी तो इसी पोजीशन पर जब घूमकर आपकी बॉल आएगी तो उसके पास वही v वेलोसिटी होने वाली है, सेम मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हाँ सर पढ़ी है। तो यही प्रोजेक्टाइल मोशन में भी होता है। जिस इनिशियल स्पीड से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका था, जब आपका प्रोजेक्टाइल घूम कर नीचे आता है तो उसके पास उतनी ही इनिशियल वेलोसिटी होती है जितनी उतनी ही वेलोसिटी होती है जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी। क्या बोला मैंने? प्रोजेक्टाइल जब घूमकर आकर टकराता है जमीन से, है ना, तो उसके पास उतनी ही वेलोसिटी होती है जितनी इनिशियल थी, बट उसका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। डायरेक्शन क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। आई मेरी बात समझ में? अगर मान लीजिए ये थीटा है और ये बीटा है तो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल्स टू बीटा होता है। इस केस में थीटा इज इक्वल्स टू बीटा होता है। यहां क्यों लिख रहा हूं मैं, इधर लिख देता हूं नीचे, थीटा इज इक्वल्स टू बीटा होता है। सिमेट्रिक मोशन हो जाता है ना, थीटा इज इक्वल्स टू बीटा हो जाता है। सिमेट्रिक मोशन क्या है भैया? ये सिमेट्रिक मोशन, सिमेट्रिक मोशन। आई बात समझ में? सब कुछ वैसे का वैसा ही है। जितनी इनिशियल स्पीड से, मान लो अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका होगा तो जब आपका प्रोजेक्टाइल आकर जमीन से भिड़ रहा होगा तो उसके पास नेट वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज होने नहीं वाली, वो अभी भी कितनी रहेगी? यू कॉस थीटा रहेगी। और इसकी कितनी हो जाएगी? यू साइन बीटा। बीटा थीटा बराबर है, बस डायरेक्शन क्या हो गई है? पहले यू वाई ऊपर थी, अब यू वाई नीचे हो गई। देख लो बीटा बाई थीटा के बराबर है। क्या बात आपको समझ में आ गई है? हाँ सर। तो ये बात आप प्लीज नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब चलो, अब हमें पढ़ना है थोड़ी सी रिलेटिव वेलोसिटी। क्या पढ़ना है? रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी पहले 1D थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर 2D की तरफ चलेंगे। थोड़ी सी 1D देख लीजिए, फिर 2D की तरफ चलेंगे। आइए, तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D देखें, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D अगर देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी अगर 1D देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी अगर 1D देखते हैं तो हमें पता है यार, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था। नहीं भी अगर आपको पता है तो आप आराम से याद कर लीजिए कि VB बाई ए इज नथिंग बट VB बाई जी माइनस VA बाई जी। इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इसमें A क्या है? आपका ऑब्जर्वर है। क्या है? A आपका ऑब्जर्वर है। आप A पर बैठकर B का मोशन देख रही हैं। A पर बैठकर आप B का मोशन देख रहे हैं, जो भी हो, है ना, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया है तो बस आपके आंसर फटाफट आने लग जाएंगे, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। लेकिन मैंने इसकी दूसरी ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको वो याद है तो और अच्छा है। वेलोसिटी उल्टा करके माइनस करने वाली, कि अगर आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर, याद करो ट्रिक जो मैंने बताई थी, वो ट्रिक क्या थी? ट्रिक मैंने बताई थी कि अगर आप ग्राउंड से उठकर जाते हो, कहाँ जाते हो? ग्राउंड से उठ के किधर जाते हो? मूविंग फ्रेम में चले जाते हो। ग्राउंड से उठकर अगर आप मूविंग फ्रेम में चले जाते हो, है ना, ग्राउंड फ्रेम से उठ के मूविंग फ्रेम में चले जाते हो, तो रिलेटिव जो वेलोसिटी है मूविंग फ्रेम की, वो उल्टी होकर सब में ऐड हो जाएगी। जो वेलोसिटी है मूविंग फ्रेम की, वो उल्टी होकर ऐड हो जाएगी सारे ऑब्जेक्ट्स में। याद करो, एक एग्जाम्पल नहीं लिया था मैंने, एग्जाम्पल लिया था कि भाई आप ग्राउंड पर बैठे हो, तो ग्राउंड पर बैठ के आपको दिखा कि एक लड़का जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है ना। ये वेलोसिटी ऑफ लड़का है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं कहाँ से देख रहा हूँ? अभी ग्राउंड से देख रहा हूँ, है ना। और एक चिड़िया है, मान लो एक चिड़िया है, इस चिड़िया की वेलोसिटी है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की। ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अब मुझे बोला गया कि सुनो ना, कि मेरे को क्या करना है, मुझे ग्राउंड से मतलब नहीं है, मुझे अब लड़के को क्या फील हो रहा है, लड़के को ऑब्जर्वर बनाना है। मतलब अब मुझे ग्राउंड से बैठकर नहीं देखना, अब मुझे लड़के के पर्सपेक्टिव से देखना है, या मुझे लड़के के नजरिए से देखना है कि उसे ये पक्षी कितने वेलोसिटी से उड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो तो खुद भाग रहा है, वो तो क्या कर रहा है? खुद भाग रहा है। आई मेरी बात समझ में? हाँ। मैंने कहा क्या करें, तो पहले तो आप बैठे हुए थे, कहाँ पे? ग्राउंड पे बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, बढ़िया, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, आप ग्राउंड पर बैठे हुए थे,
है ना। ग्राउंड से आपको दिख रहा था कि ये लड़का 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और ये पक्षी 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने बोला कि यार नहीं, अब मैं बोर हो गया हूँ यहाँ बैठे बैठे। मैंने क्या किया, मैं इस लड़के के सर पे जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे ऑब्जर्व करना था। मुझे क्या करना था, ऑब्जर्व करना था कि इस लड़के को क्या दिख रहा है। तो अब मैं कहाँ चला गया, मैं ग्राउंड फ्रेम से उठ के कहाँ चला गया, मूविंग फ्रेम में चला गया, है ना। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप ऑब्जर्वर को पकड़ते हो या आप ऑब्जर्व करते हो कहीं से मोशन को, तो आप उसे रेस्ट पर लाने की कोशिश करते हो, मतलब वो रेस्ट पर होता है। जैसे मैं अगर किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं रेस्ट पर हूं, मैं क्या हूं, रेस्ट पर हूं। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में जब भी आप किसी मूविंग फ्रेम में जाकर बैठते हैं ना, तो उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो आप उस मूविंग फ्रेम को सबसे पहले रेस्ट पर लाते हैं। तो जैसे ही मैं ग्राउंड फ्रेम से उठकर इस लड़के के पास चला गया, तो भैया ये लड़का मूविंग फ्रेम था। अब भैया इसको तो रेस्ट पे लाना है, क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर होता है। तो कैसे रेस्ट पर लाएंगे, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी दे देंगे इसे जितनी इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी। तो पॉजिटिव माइनस होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये रेस्ट पर आ गया ऑब्जर्वर, हाँ रेस्ट पर आ गया। लेकिन भाई आप ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकते कि किसे सिर्फ इस लड़के के ऊपर आपने उल्टे डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड कर दी। अब आप क्या करोगे, ये उल्टी डायरेक्शन में वेलोसिटी यहां भी ऐड करोगे, ये उल्टी डायरेक्शन में वेलोसिटी यहां भी ऐड करोगे 10 मीटर पर सेकंड की। आई मेरी बात समझ में, है ना। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तुम ग्राउंड से उठकर उसकी छत पर उसके सर पे जाके बैठे थे ना, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, पक्षी किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो हम ये बोलते हैं, या ये इंसान जो बैठ गया है सर पे जाके, वो ये बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब मैन के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, 5 और 10 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। देखिए -15 मीटर पर सेकेंड आ गया है। ये मैंने बिना फॉर्मूला लगाए किया है। अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो आप लगा सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको निकालना है, ठीक है ना। तो मैंने बोला वो निकालने के लिए चाहिए आपको वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको 5 मीटर पर सेकंड दी थी। ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी भाई, है ना, कितनी दी थी, 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट। तो ये कर दिया मैंने माइनस। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या थी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया, -5 -10 कितना आ गया, -15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन। यही तो आ रही थी यहां भी, समझ रहे हो। तो ये तरीका है, नजरिया है देखने का, अपने अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लोगे तो भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D के क्वेश्चन वैसे भी बन जाने वाले हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अगर बोलूं कि दो गाड़ियां हैं, ये दो बॉल्स हैं, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी है VA = 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है VB = 3 मीटर पर सेकेंड, और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो मैंने बोला बताओ, अगर ऑब्जर्वर मैं बना दूं बी को ऑब्जर्वर बना दूं, मतलब मैं बी पर जाकर देखना चाहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, दिस इज ए, दिस इज बी। समझ रहे हो। मैं अब कहां से देख रहा हूं, मैं बी पर जाकर बैठ रहा हूं। देखो मैं फटाफट समझाने की कोशिश करता हूं। यह है ऑब्जर्वर, ये क्या है, ऑब्जर्वर है। इसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को एग्जाम के एंड तक भी, तब भी बता रहा हूं, आराम से देख लोगे, अभी भी समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। जिसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो मोशन को, आपका ऑब्जर्वर होता है, और ऑब्जर्वर को हमेशा आपको रेस्ट पर लाने की जरूरत होती है ना। तो आप बी पर जाकर बैठो, आप बी से मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो। आप जैसे ही बी पर जाकर बैठोगे तो आप ग्राउंड फ्रेम से कहां जा रहे हो, मूविंग फ्रेम में जा रहे हो। तो अगर आप मूविंग फ्रेम में जाते हो, ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाते हो, तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी हर जगह से उल्टी करके ऐड कर देते हो। तो भाई जैसे ही मैं यहां जाकर बैठा, है ना, मैं यहां से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने इसकी वेलोसिटी उल्टी कर ऐड कर दी। क्यों, क्योंकि मुझे इसको रेस्ट पर लाना है। तो इस पर मैंने ऐड कर दी कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, रेस्ट पर आ गया। और मैंने इस पे भी ऐड कर दी कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 2 मीटर पर सेकेंड आगे थी इसके पास, 3 पीछे हो गई। तो मैं बोलूंगा कि इसके पास वेलोसिटी नेट कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये तेजी से चल रहा है या धीरे धीरे चल रहा है। जब ये बी पर जाकर मैं पीछे देखूंगा तो मुझे ऐसा फील होगा कि जो पीछे वाली बॉल है, ए बॉल, वो दूर जाती जा रही है, पीछे जाती जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड से। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप 1 मीटर पर सेकेंड दूर जा रहे हो ए बॉल से। समझे, ये हो रहा है रिलेटिव मोशन इन 1D में। क्लियर है, पक्का 100%? हाँ सर 100%।
चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ सकते हैं किसको किसको किसको, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D को, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D को। चलिए 2D को आइए, यहां पर क्या हो रहा है, एक A है पार्टिकल, एक पार्टिकल है B के A के पास वेलोसिटी है I कैप डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में V, और B के पास वेलोसिटी है नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव Y डायरेक्शन में V माइनस J कैप डायरेक्शन में, ठीक है ना। ओके, मुझसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, इसका क्या मतलब है, A आपका है ऑब्जर्वर, A आपका है क्या, ऑब्जर्वर, A आपका क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर हमेशा किस पे रहता है भाई, रेस्ट पर होता है, ऑब्जर्वर हमेशा किस पर होता है, रेस्ट पर होता है। कैसे रेस्ट पर लेकर आओगे भाई ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर को कैसे रेस्ट पर लेकर आओगे, आपको ए के रिस्पेक्ट में देखना है। अच्छा ठीक है, अगर मुझे ए के रिस्पेक्ट में देखना है, अभी जो ये वेलोसिटी दी गई है ये किसके रिस्पेक्ट में दी है, वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है आपको वी, और वी बी इज इक्वल्स टू माइनस वी आपको दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। मैं ग्राउंड से देख रहा हूं, लेकिन जैसे ही मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भाई विद रिस्पेक्ट टू ए देखना है, तो ए आपका ऑब्जर्वर है, तो आप ए पर जाकर बैठ जाओगे, और जैसे ही आप ए पर जाकर बैठे तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लाना जरूरी है, तो इसको रेस्ट पर कैसे लेके आया जाएगा भाई, इसमें पीछे की तरफ ऐड कर दोगे आप कितना, v, उल्टी करके ऐड कर दोगे ना वेलोसिटी इसकी, इसी की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर दी तो ये रेस्ट पर आ गया। लेकिन भैया अकेले इस पे करोगे तो नाइंसाफी हो जाएगी, तो आप यहां पर भी क्या करोगे, पीछे की तरफ v ऐड कर दोगे, ठीक है ना। ओके, तो अब आपको ना इससे मतलब है सिर्फ, अब आप इसको देखो, अब बस ये आपके काम का है, बाकी छोड़ दो, ये आपके काम का है, बाकी छोड़ दो। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि पीछे की तरफ लग रहा है क्या, v, b पॉइंट पर, b पार्टिकल पर पीछे की तरफ लग रही है v, और नीचे की तरफ भी लग रही है v, पीछे की तरफ भी लग रही है v और नीचे की तरफ भी लग रही है v, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई, इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो ये आ गया क्या, v√2, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, v√2, खत्म। अरे समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। तो बस अगर आप ये समझ गए हो तो इसी चीज का यूज करना है आपको रेन वुमेन प्रॉब्लम में। रेन मैन बोलो, रेन वुमेन बोलो, वुमेन, हाँ वुमेन और रेन मतलब मैन, रेन वुमेन बोलो, रेन मैन बोलो, आप इस प्रॉब्लम को इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से सॉल्व करते हो। और मैं आपको यहां पर बोल देना चाहता हूं कि जब भी रेन मैन प्रॉब्लम आएगी तो आप प्लीज मेरी मेथड से ही करना। मेरी मेथड मतलब ग्राफिकल मेथड में बताता हूं, और ग्राफिकल मेथड ही सजेस्ट करता हूं रेन मैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकल मेथड इज बेस्ट फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। रेन मैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी मेथड है ग्राफिकल मेथड। सर वो कैसे, सर वो कैसे, देखो एक इंसान है, समझने की कोशिश करना, फटाफट यही समझा देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मुझे भी पता है, मुझे खुद होती थी जब मैं ये सब पढ़ता था। देखिए यहां पर एक इंसान खड़ा हुआ है, एक इंसान खड़ा है, ठीक है ना, या बोल दीजिए वुमेन खड़े, इनके बाल लंबे कर देता हूं मैं जी, है ना, जो बाल होते हैं वो गहना होता है लड़कियों का, है ना सर ऐसा अरे यार तुम लोग हंसो मत, है ना, मैं गुस्सा आ गया ना तो ऐसी ड्राइंग बनाऊंगा कि तुम लोग ना फिर वही बात, अपना टैलेंट दिखाना नहीं चाहता मैं, दिखा दूंगा तो फालतू फिर वही बात हो जाएगी, सर कितनी बार दिल जीतोगे। वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी गई है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी हुई है। ये भाग रही है भाई किस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी गई है, ठीक है ना। और साथ ही साथ बोला है कि बारिश भी हो रही है, छम छम छम। देखो भाई बारिश का नाम मत लेना, सीधे आ जाती है श्रद्धा कपूर, उसको अगर पता चल जाए ना कि बारिश हो रही है तो वो निकल आती है घर के बाहर सीधा डांस करने, है ना। अच्छा यहां पर बोला है कि जो बारिश हो रही है उसका वेलोसिटी वेक्टर आपको 4i कैप माइनस 3j कैप दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है। 4i कैप मतलब आगे की तरफ 4i कैप 4 मीटर पर सेकेंड, आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड ऐसा दिया हुआ है, लिख सकता हूं ना, हाँ सर। और माइनस 3j कैप मतलब नीचे की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है, ठीक, ओके। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। लेकिन एक बात बताओ, आप जब गाड़ी पर बैठते हो, जैसे जैसे आप गाड़ी तेज करते जाते हो सीधे सीधे मुंह पर नहीं आने लगते छींटे। जब गाड़ी स्लो रहती है तो पता चला जब आप जमीन पे खड़े हो तो जो पानी है वो सर पर गिर रहा है, अरे जो बारिश हो रही है वो सर पर गिर रहा है जब आप बाइक लेकर जमीन पर खड़े हुए हो चुपचाप। लेकिन जब आप बाइक चलाने लग गए तेजी से भागने लग गए तो आपको वही बारिश मुंह पर लगने लगती है ना, क्योंकि रिलेटिव कंसेप्ट आ जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ जाता है ना। अब भैया इनसे बोला गया कि आप 2 मीटर पर सेकंड पे जो चल रही हो, आपके हाथ में मैं एक छाता देता हूं,
आपको छाता लगाना है और ये मैडम के पास दिमाग है ना, तो ये छाता कहां लगाएंगी, जिस डायरेक्शन से पानी आता हुआ इन्हें दिखेगा उसी डायरेक्शन के अपोजिट ये छाता खोल देंगी। हाँ कि ना, इतना दिमाग तो होगा मैडम में। ठीक, तो मतलब अगर छाता मैडम को खोलना है तो हमें बारिश मैडम के रिस्पेक्ट में देखनी पड़ेगी। आई मेरी बात समझ में? जो रेन है वो मैडम के रिस्पेक्ट में देखनी पड़ेगी। आप जो ग्राउंड पर बैठे बैठे रेन देख रहे हो, आपको ग्राउंड पर बैठे बैठे रेन तो सीधे सीधे गिरते हुए दिख रही है, लेकिन मैडम तो चल रही है ना। मैडम क्या कर रही हैं, चल रही हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो, जब ये इंसान कहां गया, ये इंसान भाग रहा था आगे की तरफ और ये इंसान भाग रहा था नीचे की तरफ। ये इंसान आगे की तरफ भाग रहा है और एक इंसान ऐसे सीधे आपकी तरफ भाग रहा है। एक मैं भाग रहा हूं ऐसे और एक इंसान भाग रहा है सीधे, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन जब मैं भागते भागते इसको देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। यही बात समझ में? मैं सीधे सीधे भाग रहा हूं, एक इंसान सीधे सीधे चल रहा है। एक इंसान ग्राउंड में बैठा हुआ है, वो मुझे देख रहा है कि मैं हॉरिजॉन्टली भाग रहा हूं इधर। वही इंसान जो ग्राउंड पे बैठा है उसे दिख रहा है कि एक इंसान ऐसे जा रहा है सीधा सीधा, है ना। लेकिन जब मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ ये इंसान तुमको कहां जाते हुए दिख रहा है, तो मैं जब भागते हुए उसको देखूंगा तो वो मुझे इंसान ऐसे टेढ़ा जाते हुए दिखेगा, इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा। बात समझिए, समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में? मुझसे पूछा ना तो मैं अपना नजरिया बता रहा हूं। वैसे जब इन्हें जब वो छाता खोलना है तो इनको बारिश कहां से आती फील हो रही है ये जानना जरूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस इतना आपको पता चल गया। तो अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्वर बनाना है इनको, ऑब्जर्वर बनाना है इनको। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व करना है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। वुमेन बन गई आपकी ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर हमेशा होता है किस पे, रेस्ट पर। तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड जोड़नी पड़ेगी, तो ये रेस्ट पर आ गई। लेकिन ऐसा करना तो नाइंसाफी है कि इनके पीछे ही बस जोड़ दिया 2 मीटर पर सेकंड। इनकी वेलोसिटी उल्टी करके आप यहां भी जोड़ो, तो ये आपने 2 मीटर पर सेकंड इधर जोड़ दी। तो अगर 4 मीटर पर सेकंड इधर है और 2 मीटर पर सेकंड इधर है, तो नेट कितना आ जाएगा, नेट आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड इधर। ये आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड इधर और 3 मीटर पर सेकंड इधर। 2 मीटर पर सेकंड इधर आ जाएगा और 3 मीटर पर सेकंड इधर आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अरे हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब आप इसका रिजल्टेंट निकाल लोगे भैया, इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, मतलब बारिश इनको पीछे से आती हुई फील होगी कि पीछे से आ रही है बारिश, पीछे से आ रही है। तो ये छाता कैसे खोलेंगी, ऐसे खोलेंगी। छाता कैसे खोलेंगी, ऐसे 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 भागेंगी छाता लेके। आई मेरी बात समझ में? तो इनको बारिश कहां से फील होती हुई दिखेगी, यहां से फील होती हुई दिखेगी। तो ये छाता कहां खोलेंगी मैडम, मैडम छाता खोलेंगी इधर। मैडम ने छाता इधर खोल लिया पीछे की तरफ। आई बात समझ में? अब वो एंगल निकालना बहुत आसान है, आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, तो आप आराम से एंगल निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो आप कर लोगे। बस इसको इतना याद रखना कि आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना, मजा आ जाएगा आपको। और ऑब्जर्वर जिसको बनाओगे, ग्राउंड से उठकर जब आप मूविंग फ्रेम में जाओगे तो जिस मूविंग फ्रेम में आप जाकर बैठ रहे हो उसकी वेलोसिटी सबसे क्या कर दोगे, उल्टी करके ऐड कर दोगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम रिवर बोट प्रॉब्लम में। रिवर बोट प्रॉब्लम बोलो उसको, चाहे रिवर स्विमर प्रॉब्लम बोलो, एक ही बात है। रिवर बोट प्रॉब्लम बोलो या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम बोलो, एक ही बात है। या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। देखिए भैया, ये इंसान है, ये है बोट, ये पहले नदी के साथ जाएगी फिर नदी के अगेंस्ट जाएगी। इतना समझ लो, 2 चीजें होती है, एक होता है अपस्ट्रीम जाना और एक होता है डाउनस्ट्रीम जाना। एक होता है अपस्ट्रीम जाना और एक होता है डाउनस्ट्रीम जाना। एक होता है अपस्ट्रीम जाना और एक होता है डाउनस्ट्रीम जाना, है ना। अपस्ट्रीम समझ लो, अगर नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, है ना, अगर नदी बह रही है इस डायरेक्शन में और आप भी जा रहे हो इस डायरेक्शन में, अगर नदी बह रही है इस डायरेक्शन में और आप भी जा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो ये अपस्ट्रीम कहलाता है। और अगर उल्टा 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 है, ये डाउनस्ट्रीम कहलाता है भैया। अगर नदी बह रही है इस डायरेक्शन में और आप आ रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, तो ये कहलाता है अपस्ट्रीम। और जब डाउनस्ट्रीम की बारी आती है तो इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। नदी के साथ साथ चलना, साथ साथ, ऐसा लिख देता हूं, ये बहुत प्यारी चीज है, साथ 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 साथ। और अपस्ट्रीम क्या होता है, अलग अलग, उल्टा भगना, उल्टा भागना, उल्टा
भागना, ठीक है, ये कहलाता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कहलाता है साथ साथ चलना, ठीक है ना। चलो इतनी आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई है। अब यही होगा, एक बार आप स्टिल वाटर में रहोगे, जब नदी नहीं बह रही होगी आप उस पर बोट चलाओगे, एक बार नदी बह रही होगी आप उसके साथ चलाओगे बोट, और एक बार नदी बह रही होगी आप उसके उल्टा चलाओगे, बस और कुछ भी नहीं है। इतना आपने समझ लिया तो बस खेल खत्म है। अब देखो यहाँ पर मैंने 3 केस लिए, क्या लिए हैं यहाँ पर 3 केस लिए हुए हैं। एक चीज आप समझ लीजिए कि मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ एस, अब यार ये बोट भी हो सकती है ना, ये वेलोसिटी ऑफ एस या वेलोसिटी ऑफ बोट एक ही बात है, इसको रिस्पेक्ट में मत समझ लेना। वेलोसिटी ऑफ एस या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट जो भी हो, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या तो स्टिल वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बोल दो, या फिर स्टिल वाटर में स्विमर की वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात है ना। उसको मैं मान रहा हूं क्या, v, क्या मान रहा हूं, v मान रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ रिवर की, इसको मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा u, क्या बोलूंगा u। अच्छा, ये मत याद रखो, याद ये रखो, क्या याद रखो, ये याद रखो, क्योंकि भैया कभी यहां स्विमर हो जाएगा कभी बोट हो जाएगी, तो कहां s और b करते रहोगे। बस इतना याद रख लो कि भैया जो हो, स्विमर हो बोट हो, आप उसको v बोल दो, और जो रिवर हो उसको u बोल दो, बात खत्म। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर मैं ये 3 केस आपको समझाऊंगा, इससे आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, पक्की बात है। चलो आगे बढ़े। चलिए, तो पहला केस जिस पे हम जाने वाले हैं वो है ये सबसे आसान केस, ये पहला केस है, ठीक। इसमें क्या होने वाला है, यहां पर रिवर में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये देखिए u = 0 है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, क्या है, रुका हुआ पानी है, रुका हुआ पानी। और रुका हुआ पानी अच्छा नहीं होता है, आपको पता है, उसमें मलेरिया के मच्छर हो जाते हैं, तो पानी को कहीं भी रुकने ना दिया जाए। ये रुका हुआ पानी है, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या चल रही है भैया, बोट चल रही है, स्विमर चल रहा है। अगर स्विमर होता तो स्विमर चल रहा होता, अभी सिर्फ क्या चल रही है, बोट चल रही है, ठीक है। तो बोट के पास क्या होती है, वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी या स्विमर की वेलोसिटी हमने v ली हुई है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि a पॉइंट से b पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो मैंने बोला इसको टाइम लगेगा t, और वो t टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d/v। हाँ की ना, हाँ सर, d/v। ये हो गई पहला टाइम, कुछ भी नहीं था इसमें तो, अरे यहाँ कुछ रिलेटिव हुआ ही नहीं ना, पानी तो रुका हुआ है। अब दूसरा केस चलते हैं हम, दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में दिस इज यू, दिस इज यू, दिस इज मी, दिस इज ऑल आई नीड, देखा है, देखा है, ये यू है ना, ये यू क्या है भाई, पानी की वेलोसिटी है, मतलब अब क्या है, पानी बह रहा है, छम छम छम, पानी क्या कर रहा है, बह रहा है, बहने दे मुझे बहने दे, बह रहा है पानी, ठीक है ना। और यहाँ पर बोट भी चल रही है v वेलोसिटी से। अच्छा, ये देखो दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर डाउन स्ट्रीम हो रहा है मोशन, क्या हो रहा है, यहाँ पर मोशन डाउन स्ट्रीम हो रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट चल रही है। तो ए से बी पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएगी ना बोट, अरे बोट तो जल्दी पहुंच जाएगी, एकदम धड़ाधड़ 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 पहुंच जाएगी, क्योंकि अब बोट को सपोर्ट मिल जाएगा पानी का, पानी की वेलोसिटी उसको सपोर्ट कर देगी, तो जल्दी पहुंच जाएगी आपकी बोट। आपने देखा कि नहीं देखा, समझा कि नहीं समझा, तो मैं बोलूंगा ये टी डाउन स्ट्रीम का टाइम है, टी डी डाउन स्ट्रीम का टाइम है। ये कितना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, डी डिस्टेंस कवर करना है। और अब देखो इसमें इसकी वेलोसिटी जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा u+v। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर, तो ये हो गया टीडी, टीडिंग। अब आ जाते हैं तीसरे केस में। अब आप देखिए यहां पर जो बोट है वो बड़ी हो गई है और अब लड़ने के लिए तैयार है बहते हुए पानी से। बोट बोल रही है कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी v, और ये है वेलोसिटी किसकी, रिवर की, तो मैं बोलूंगा ये कौन सा मोशन है, ये अपस्ट्रीम मोशन है। कैसा मोशन है भाई, ये अपस्ट्रीम मोशन है। यहाँ पर आप अगेंस्ट द वाटर जा रहे हो, अगेंस्ट द वाटर जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा भैया यहाँ पर कितना टाइम लगेगा ए से बी जाने में, तो वो टाइम हो जाएगा टी, अपस्ट्रीम का टाइम। कितना डिस्टेंस कवर करना है, डी डिस्टेंस कवर करना है। और अब यहाँ वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे, u माइनस वी होगा कि v माइनस यू होगा, सोचो 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 सोचो, v माइनस यू होगा कि u माइनस वी होगा, u माइनस वी कैसा होगा भैया, v बड़ा होगा तभी तो बोट पार आगे जा पाएगी। अगर वेलोसिटी ऑफ बोट कम हो गई रिवर की वेलोसिटी से तो बोट तो आगे जा ही नहीं पाएगी, बोट तो पीछे जाने लग जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं, बोट को अगर आगे जाना है तो बोट की वेलोसिटी को पानी की वेलोसिटी से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ पाएगी। भैया कोई तुमको धक्का दे रहा है और तुमको उस डायरेक्शन में जाना है, तो तुमको उसके धक्के से ज्यादा धक्का देना पड़ेगा ना उसे, तभी तो जा पाओगे इस डायरेक्शन में आगे।
हाँ कि ना? हाँ, तो यहां पर आप लिखोगे नीचे v माइनस यू। ऑब्वियस ही बात है कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट है या स्विमर है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यू। ठीक है ना? अब आप यार देखिएगा इसके बीच में एक रिलेशन है, वो क्वेश्चन देखिए, अभी तो हम करा नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है तो मैं आपको बता देता हूं। वो पूछता है कि बताओ T1 और T2 में क्या रिलेशन है, या मैं बोलूं कि TD और TU में क्या रिलेशन है, ऐसा कुछ पूछ ले, रिलेशन बताओ। तो यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिखने वाला हूँ, प्लीज़ उसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और वो ये है कि T इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ TD TU अपॉन TD प्लस TU। ठीक है, क्लियर है? मतलब अगर मैं आपको डाउन स्ट्रीम का टाइम दे दूं, अपस्ट्रीम का टाइम दे दूं, और मैं आपसे पूछूं कि स्टिल वाटर में बताओ कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में, तो वो टाइम होगा 2 टाइम्स ऑफ TD TU अपॉन TD प्लस TU। आहा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको रिवर बोट प्रॉब्लम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, रिवर स्विमर प्रॉब्लम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब यहां पर आप नदी के साथ बहुत तैर लिए, नदी के साथ बहुत तैर लिए, अब आपको नदी को क्रॉस करना है। एक लेवल और आगे बढ़ते हैं तो रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो टू क्रॉस अ रिवर, देखो ये केस होते हैं और वो एक केस होता है। क्या केस होता है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच टू क्रॉस अ रिवर, एक चीज आपको बोलता है निकालने को मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, या फिर वही चीज होती है क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, या फिर वही चीज होती है क्रॉस द रिवर एंड रीच अ पॉइंट जस्ट अपोजिट टू द स्टार्टिंग पाथ। ये सब क्या है? वन एंड द सेम थिंग है, एक ही बात है। और दूसरा केस होता है क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। एक में आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, एक में आपको शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए। ठीक है ना? क्या तैयार है इस बात को समझने के लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आओ, रिवर्स को क्रॉस करने की बारी आ गई है, रिवर को क्रॉस करने की बारी आ गई है। पहला केस आता है शॉर्टेस्ट पाथ का, है ना? मैं बनाता हूं नदी, शॉर्टेस्ट पाथ का। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये होता है कि आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो, जहां से आप स्टार्ट करोगे उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पर आपको पहुंचना है ना? जस्ट अपोजिट पॉइंट पर आपको पहुंचना है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है, आपको इसके जस्ट अपोजिट पहुंचना है। ठीक है ना? यहां पहुंचना है आपको, यहां पहुंचना है। अच्छा, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, बह रहा है, अरे बह रहा है, बहरा नहीं है, बह रहा है। इसके पास कौन सी वेलोसिटी है भैया? यू वेलोसिटी है। ठीक है ना? ये स्विमर यहां पर खड़ा हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, उसको यहीं पहुंचना है। ठीक है ना? तो हमने थोड़ा दिमाग दिया उसको, या उसने बोला कि सुनो ना, मैं मैग्नेट ब्रेन से पढ़ता हूं, मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि देखो, मैं जैसे ही पानी में जाऊंगा मुझे पता है कि एक चीज मुझे अब बिना बोले मिल जाएगी, वो है क्या? इस रिवर की वेलोसिटी। जैसे आप कभी मेट्रो में ट्रैवल करना, राजीव चौक जाना, या आप मुंबई मेट्रो में ट्रैवल अगर किए होगे, तो अगर आप गेट पर खड़े हो तो आप धक्के के साथ अपने आप बाहर चले जाते हो, और अगर आप बाहर खड़े हो तो धक्के के साथ अपने आप अंदर आ जाते हो। आप मांगते नहीं हो, वो धक्का अपने आप आपको मिल जाता है। तो जैसे ही स्विमर यहां पर कूदेगा, उसको अपने आप एक वेलोसिटी मिलने वाली है, और वेलोसिटी क्या है? रिवर की वेलोसिटी। तो उसे पता है कि अगर वो इस डायरेक्शन में कूदता है तो वो इस पॉइंट पर तो कभी नहीं पहुंच पाएगा, उसको इस तरीके से कूदना पड़ेगा, उसको इस तरीके से कूदना पड़ेगा। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, उसको इस तरीके से कूदना पड़ेगा कि उस पर जैसे ही वो पानी में कूदे, है ना, जैसे ही वो पानी में कूदे, इस लाइन से एक थीटा बनाकर उसमें अपने आप ऐड होगी, बिना बोले ऐड हो जाएगी ये रिवर की वेलोसिटी यू। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इस तरीके से ये दोनों ऐड हो कि क्या मिल जाए उसे मिल जाए एक रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो जाए, और वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो जाए, वो है आपका वी आर। वी आर नहीं लिखता, नहीं तो रिजल्टेंट लगेगा आपको, वी नेट लिख देता हूं, वी नेट। वी नेट वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या? हाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, ये क्या है? ये नदी है ना? ये नदी के दो किनारे हैं, अरे सीधी लाइन बन जा रही है, ये नदी के किनारे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है ना? ये नदी के दो किनारे हैं, एक ये और एक ये, है ना? कि तुम्हें दरिया से मोहब्बत है, तुम्हें दरिया से मोहब्बत है, किनारा बनना है, मुझे झुंड से निकलना है, सितारा बनना है। वाह क्या बात है, मैंने लिखी है ये
चलो वाह वाह कर देना कमेंट में। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि स्विमर ने दिमाग लगाया और वो यहां से एक एंगल बनाकर कूदा इस डायरेक्शन में, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरी इस वेलोसिटी को अपने आप एक रिवर की वेलोसिटी मिल जाती है तो कुछ ऐसा करे किशोरी, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आ जाए, तो मैं इस रिजल्टेंट वेलोसिटी से सीधे यहां पहुंच जाऊंगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ या अपोजिट टू द पॉइंट, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उसके अपोजिट पहुंच जाओ। यहां पर प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है जहां से आपने पानी में कूदना चालू किया है उसके जस्ट अपोजिट आपको पहुंचना है, बस। उसके लिए आप चाहे जो कर लो, ठीक है। तो मैंने बोला बताओ कितना टाइम लगेगा यहां पर क्रॉस करने में, कितना टाइम लगेगा? तो आपने बोला यहां पर टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है भैया? डी डिस्टेंस कवर करनी है। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, डी डिस्टेंस कवर करनी है, कितनी वेलोसिटी है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। खत्म बात खत्म खत्म। झोंक लड़ जावे, हाँ ये हो गया खत्म। एक केस ये हो गया एक केस शॉर्टेस्ट पाथ का। अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचना है तो आप इस तरीके से पहुंच सकते हो। आई बात समझ में? इतना आपको टाइम लगेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे छोटा टाइम आपको चाहिए। अच्छा, शॉर्टेस्ट टाइम अगर मैं यही समझा दूं तो आपको कोई दिक्कत है? अगर शॉर्टेस्ट टाइम में यही समझा दूं तो कोई नहीं सर अलग से बताओ। काम चोरी नहीं सर, काम चोरी नहीं है। अरे यार काम चोरी नहीं कर रहा हूं यार, तुम लोग भी ना लो शॉर्टेस्ट टाइम। अब हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं पहुंचना कि अपोजिट पॉइंट में पहुंचना हो, शॉर्टेस्ट पाथ में ना 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 ना, हमको बस जल्दी पहुंचना है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचना है, ठीक है। मैंने कहा आओ भाई आपको जल्दी पहुंचाए, ठीक है। तो मैंने बोला कि सुनो अगर मुझे जल्दी पहुंचना है ना, तो मुझे पता है कि जो मुझे पहले u वेलोसिटी मिल रही थी, है ना, मैं उसकी मदद से रिजल्टेंट अपना इस डायरेक्शन में बना रहा था, है ना। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं सीधे पानी में इस डायरेक्शन में ही कूद जाऊंगा, पानी मुझे आगे ले जाएगा और अपने आप जल्दी से जल्दी पहुंचा देगा जहां भी मुझे पहुंचना है, जल्दी से जल्दी, शॉर्टेस्ट टाइम में। अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है, जस्ट अपोजिट पे नहीं पहुंचना, किनारा पार करना है लेकिन जल्दी पार करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने छलांग लगा दी इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लगा दी छलांग? मैंने इस डायरेक्शन में छलांग लगा दी। इसको थोड़ा और लंबा कर दूं क्या? इस डायरेक्शन में छलांग लगा दी, पतला कर रहा हूं, है ना। चलिए, तो मैंने इस डायरेक्शन में छलांग लगाई तो ये क्या हो गया भाई, मेरी स्विमर की वेलोसिटी हो गई। पानी तो बहा ही जा रहा है, पानी तो रुक ही नहीं रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और वो कितना है? u है। कितना है वो? u है, ठीक है, वेरी गुड। आप जैसे इस पे कूदे तो उसको अपने आप बिना बोले क्या मिल जाएगी? मैंने आपको पहले भी बोला था कि बिना बोले, कुछ भी बिना बोले आपको अपने आप ये रिवर की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आपको अपने आप क्या मिल गई? एक रिवर की वेलोसिटी u मिल गई, ठीक है ना। तो अब इसके कारण आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा, और वो रिजल्टेंट क्या होगा? वो रिजल्टेंट ये होगा, दिस इज योर रिजल्टेंट, जिससे आपका स्विमर आपको जाता हुआ दिखेगा। दिस इज द वेलोसिटी नेट। ये कितना होगा? ये वेलोसिटी कितनी होगी? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। लेकिन अब आप यहां नहीं पहुंचोगे, आप यहां नहीं पहुंच रहे, आप कहां पहुंच रहे हो? आप यहां कहीं पहुंचोगे, आप यहां कहीं पहुंचोगे, ठीक है ना। मतलब आप अपनी पोजीशन से यहां आ गए, x डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गए, इसको मैंने बोल दिया x। और यही चीज क्या होती है? आपकी ड्रिफ्ट होती है। यही चीज क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट कहलाती है, ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? इनके बीच की डिस्टेंस है d। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? अरे रे 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 रे, सीधी लाइन। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। कितना टाइम लगेगा भाई? तो मैंने बोला इसको टाइम लगेगा t इज इक्वल्स टू, कितना डिस्टेंस कवर करना है? d। इस डायरेक्शन में जाना है d डिस्टेंस, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? v, हाँ कि ना, ठीक है, ओके। तो t इज इक्वल्स टू d बाय v। व्हाट अबाउट द ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट कितना हुआ? ड्रिफ्ट कितना हुआ होगा जरा ये पूछा जाएगा अगर आपसे, तो आप कैसे निकालोगे? ड्रिफ्ट मतलब x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, x डायरेक्शन में आप कितना आगे चले गए, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? u है। x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? u है। आई मेरी बात समझ में? जितने टाइम में आप यहां से यहां पहुंचोगे, जितने टाइम में आप यहां से यहां पहुंचोगे, उतने ही टाइम में तो आप यहां से यहां पहुंच जाओगे, उतने टाइम में आप यहां से यहां पहुंच जाओगे। नहीं, ये बात समझ में? अरे भाई जितने टाइम में आप यहां से यहां पहुंचे, उतना ही टाइम में आप यहां से यहां भी तो पहुंचे होंगे। अरे भाई ये 2D मोशन है, मैंने आपको बोला था ना, किसी भी 2D मोशन को आप दो 1D मोशन में तोड़ सकते हो। आई मेरी बात समझ में? अगर आप A से B तक पहुंचे और आपको T टाइम लगा, तो यहां से यहां पहुंचने में भी टोटल आपको कितना टाइम लगा होगा? T टाइम ही लगा होगा। साइमल्टेनियसली हो रहा है सब कुछ, ठीक है।
चलिए, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर टी टाइम लगा, टी टाइम में आप यहां से यहां पहुंच गए, तो उतना ही टी टाइम में आप यहां से यहां भी पहुंचे होंगे। हाँ कि ना, हाँ कि ना? हाँ सर। तो हम बोलेंगे ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना है, डी बाय वी। दिस इज योर ड्रिफ्ट, दिस इज योर ड्रिफ्ट। ये क्या है, ड्रिफ्ट। क्या है ये, ड्रिफ्ट। बहुत ही शानदार भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा, अब एक केस और है, फटाक से उसको भी देख लेते हैं। एक बहुत ही जेनेरिक सा केस है, एक जेनेरिक केस है जिसमें हम बोलते हैं कि अगर रिवर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, रिवर की वेलोसिटी क्या है, हमारे स्विमर की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो क्या होगा। देखो सर, डायग्राम बनाओ, बचो मत डायग्राम बनाने से, है ना, हमको सब समझ में आता है। तुम लोग ना बहुत तेज हो यार, तुम लोग बहुत बहुत क्या हो, तेज हो यार। तुम लोग कमेंट वमेंट नहीं करते यार। देखो, मैंने तुम लोग को बोला कि यहाँ पर आपके लिए चालू किया गया है किल शॉट, और तुम लोग कमेंट में कुछ बताते ही नहीं हो कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये रिवर की वेलोसिटी है u एंड u इज़ ग्रेटर देन v। अब आप एक चीज़ समझो, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। एक जेनरिक केस देख रहे हैं हमने अपने स्विमर को यहाँ कुदा दिया थीटा डायरेक्शन में। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे अच्छा याद आ गया, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि यार ये जो स्विमर है ये किस एंगल में कूदेगा, ये निकाल कर बताओ। एंगल, फाइंड आउट द एंगल, एंगल एट विच स्विमर शुड जंप, शुड स्विम, या ऐसा कर दो, शुड स्विम। ये आप कैसे निकालोगे? तो यार सिंपल सी बात है ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, u अपॉन v। तो आप इसकी मदद से क्या निकाल लोगे, एंगल निकाल लोगे कि किस एंगल में स्विमर को कूदना चाहिए। ओके, हम स्विमर से पूछेंगे कि तुम किस वेलोसिटी से तैर सकते हो, बताएगा भाई मैं 30 मीटर पर सेकेंड से, 30 मीटर पर बहुत ज़्यादा होगी, 3 मीटर पर सेकेंड से तैर सकता हूँ। रिवर की वेलोसिटी नाप लेंगे, इतनी है, तो एंगल पता चल जाएगा कि स्विमर भाई तुम इस एंगल से कूद जाओ, खत्म बात, कूद जाओ, खत्म हो जाओ, हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। जेनरिक केस हम देख रहे थे, हमको ये पता है कि ये जो v वेलोसिटी आपने निकाली थी, ये जो v वेलोसिटी से आपने स्विमर को कुदाया है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा, मानते हो कि नहीं? और ये कंपोनेंट होगा v sin थीटा, मानते हो कि नहीं? हाँ सर मानते हैं, वो v cos थीटा या v sin थीटा। और एक बात आप ये भी जानते हो कि लगातार इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिल रही है जो कि u है। लगातार इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिल रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वो हमेशा आपको मिलती रहेगी। आपने स्विमर को पानी में कुदाया और उस पर लगातार स्विमर की वेलोसिटी में वो रिवर की वेलोसिटी ऐड होती रहेगी। अच्छा, एक बात सुनो, स्विमर जो वेलोसिटी से कूद रहा है उसके दो कंपोनेंट है कि ये वाला जो कंपोनेंट है v sin थीटा, ये किससे लड़ रहा है? ये u से लड़ रहा है ना। तो पार कौन करा रहा है? नदी को पार कौन करा रहा है? तो नदी को पार कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर। रिवर को क्रॉस कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भैया? ये v cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है। ये काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो फिर ये चीज काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? u तो बड़ा हो गया है v से, जब u v से बड़ा है तो u v sin थीटा से तो बड़ा ही होने वाला है। तो ये चीज क्यों ये चीज किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ड्रिफ्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। नॉर्मल लेक्चर देखोगे मेरे तो सब कुछ समझ में आएगा। अभी हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताकर आपको आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ये नदी पार कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा, डी डिस्टेंस कवर करना है किस वेलोसिटी से? v cos थीटा से। तो ये हो जाएगा आपका टाइम, ये हो जाएगा आपका टाइम। अच्छा, तो ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी? अगर मान लीजिए ड्रिफ्ट हो रहा है तो x इज नथिंग बट ड्रिफ्ट एक मीम फेमस वाला हुआ था, ड्रिफ्ट, वही ड्रिफ्ट है ना, ड्रिफ्ट।
ठीक है, तो ड्रिफ्ट कितना होगा, ये रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट कराने के लिए, तो u माइनस वी साइन थीटा, ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, हाँ कि ना, इनटू टाइम, और टाइम कितना है, d अपॉन वी कॉस थीटा, तो हम बोलेंगे x इज नथिंग बट u माइनस वी साइन थीटा इनटू t की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, d अपॉन वी कॉस थीटा, d अपॉन वी कॉस थीटा। वाह, शानदार, अति उत्तम, एक नंबर। ये आ गई किसकी वैल्यू, ड्रिफ्ट की वैल्यू। अब पूछा जाता है कि भैया ड्रिफ्ट मिनिमम कराना है यार, ड्रिफ्ट हो रहा है इतना अच्छी बात थोड़ी नहीं है, ड्रिफ्ट इतना हो रहा है अच्छी बात थोड़ी नहीं है, तो पूछा जाता है कि अगर ड्रिफ्ट मिनिमम करानी हो तो क्या करना होगा, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा इधर, फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि डिफरेंशिएट करने के बाद आता है साइन थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू वी बाय यू। अगर आपको ड्रिफ्ट मिनिमम करानी है तो ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एक बोर्ड मात्र में, एक बोर्ड ये, एक स्लाइड ये, एक स्लाइड ये, एक स्लाइड ये, देखिए इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि मैं आपको क्या बताऊं, इससे आप सारे क्वेश्चन उड़ा सकते हो, ठीक है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the horizontal direction with a velocity of 147 meter per second, then the time after which its inclination with the horizontal is 45 degree। अच्छा ठीक है, काम की बात करेंगे, सीधी सीधी बात, पहले बनाते हैं बेस, ये है हमारा बेस। अब यहाँ से आप उठाओ क्या, एक प्रोजेक्टाइल और उसको फेंक दो, है ना, वो तो हम माहिर हैं सर फेंकने में, ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं, ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं। ये देखिए, ये मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका और ये प्रोजेक्टाइल कहीं यहाँ आके गिर गया, ठीक है ना। अब देखो जैसा जैसा उसने बोला मैं वही वही कर रहा हूँ, अब जरूरी नहीं कि जो हो रहा होगा वही बनाया है मैंने, वो जो बोल रहा है मैं वही करूंगा। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अपवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना। ये 60 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया, ठीक, और यहाँ से ये देखिए 60 डिग्री का मैंने एंगल बना दिया विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, वेलोसिटी भी दी हुई है u इज इक्वल्स टू, अरे यार इतना मोटा पेन क्यों चल रहा है, वेलोसिटी भी दी हुई है कितनी, 147 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी दी है 147, एक तो यार भगवान ढंग की वेलोसिटी नहीं दे सकते थे, 147 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, यू एक्स इज इक्वल्स टू 147 cos 60 एंड यू वाई क्या हो जाएगा, दिस इज योर यू वाई इज 147 साइन 60, ठीक है ना। ये दो कंपोनेंट मैंने कर लिया। अब वो बोल रहा है then the time after which its inclination with the horizontal is 45 degree, its inclination with the horizontal is 45 degree। मुझे नहीं पता कितने टाइम बाद, बट मैं बोलता हूं t टाइम बाद, मान लो यहां कहीं आपका प्रोजेक्टाइल पहुंच गया, t टाइम बाद आपका प्रोजेक्टाइल यहां कहीं पहुंच गया, इसको मैं थोड़ा साइड कर दे, पूरा मत मिटना रे, ठीक। 147 इसको लिख देता हूं यहां पर 147 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक। मैंने ये बोला कि यार प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच गया होगा टी टाइम बाद, मुझे ऐसा लग रहा है यहां पहुंच गया होगा टी टाइम बाद, पहुंचा होगा कि नहीं पता, हो सकता है यहां हो मुझे नहीं पता। मैंने बोला मान लिया यहां पहुंचा होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो v हो गई होगी, ठीक है ना। और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, ये तो आप जानते हो। जिसका उसने इंक्लिनेशन दे दिया है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का, ये एंगल उसने दे दिया है 45 डिग्री। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। ये कितना हुआ, v cos 45 हो गया, हाँ सर, और ये कितना हो गया, v sin 45 हो गया, ओके सर। लेकिन मुझे तो एक बात ये पता है ना, मुझे तो एक बात ये पता है कि कंपोनेंट ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमेशा वही रहता है, कभी बदलता नहीं। x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तो कांस्टेंट चलता है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए ux हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। ये बात आपको पता है कि नहीं, याद आया कि नहीं याद आया, हाँ सर याद आ गया। तो क्या किया हमने ये बोला कि भैया ये जो v cos 45 होगा ये और कुछ नहीं होगा, वो इस ux के बराबर ही होगा, है ना। सो दिस इंप्लाइज आफ्टर टाइम t, हम t टाइम के बाद का कैलकुलेशन कर रहे हैं, t टाइम के बाद का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 147 cos 60 ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, v cos 45 के बराबर, v
cos 45 के बराबर। चलिए तो v cos 45 यानी कि 1/√2 हो गया कि नहीं हुआ? हुआ। 147 cos 60, 147 cos 60, 147 cos 60, cos 60 कितना होता है? √3/2 है, √3/2 होता है पक्का? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो हैं? sin 60 √3/2 होता है, cos 60 होता है 1/√2। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर आ गई मेरी बात समझ में। cos 45 1/√2 एंड cos 60 क्या है सर? 1/2 होता है। अरे यार हाँ 1/2, अब सही है, अब सही है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 147 इंटू √2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू v। अब देखिए ये कुछ मजेदार सा नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर √2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे √2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये √2 मिलके इससे कट जाएगा। कितनी आ गई v की वैल्यू? v की वैल्यू कितनी आ गई? v की वैल्यू आ गई भैया v इज इक्वल टू 147/√2 मीटर पर सेकेंड। यही निकालना था क्या? हमसे क्या पूछा है? टाइम आफ्टर विच। अच्छा हमसे टाइम पूछा है, v नहीं पूछा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई है? v की वैल्यू आ गई है 147/√2 मीटर पर सेकेंड। चलिए हमसे लेकिन टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। अच्छा क्या करेंगे, इसको करता हूँ कॉपी, आगे करते हैं इसको सॉल्व। चलिए इसको कर लिया मैंने कॉपी, आइए इसको करते हैं सॉल्व। चलो इसको मिटा दूँ, इसको मिटा देते हैं। अरे चिंता मत करना, इसके नोट्स बने हुए हैं पीछे, कॉपी कर लिया है मैंने। ये वैल्यू मेरे काम की है तो मैं इसको रख लेता हूँ। अब मैं बात करता हूँ वाई डायरेक्शन की। किसकी बात करता हूँ? वाई डायरेक्शन की। आफ्टर टाइम टी क्या हुआ है ज़रा हम देखें। टी टाइम बाद जो प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँच गया उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है v sin 45, v sin 45। और हम जानते हैं कि टी टाइम बाद किसी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी होती है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी वी वाई, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं वी वाई, ये किसके बराबर होगी? वी वाई बराबर होगी यू वाई माइनस ए वाई इंटू टी, या प्लस ए वाई कर दो, ठीक है ना, प्लस ही होगा। चलिए मैंने यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी है, तो v sin 45 इज इक्वल्स टू यू वाई। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है? 147 इंटू साइन 60 है ना। ए वाई की वैल्यू कितनी है? ए वाई की वैल्यू है माइनस जी के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस जी इंटू टी, माइनस जी इंटू टी। अच्छा v sin 45 कितना होगा? sin 45 होगा 1/√2, sin 45 होगा 1/√2, और sin 60 कितना होगा? sin 60 होगा √3/2 माइनस जी इंटू टी। यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। आ जाओ जी टी इधर ले लो, तो 10 इंटू टी इज इक्वल्स टू 147/2 इंटू √3 माइनस इसकी v की वैल्यू कितनी आई है? 147/√2 कहाँ गई? ये देखो v की वैल्यू 147/√2 आई है ना। तो मैं इसको यहाँ से मिटाकर क्या लिख देता हूँ? 1, यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं करता, नहीं तो आप बोलोगे सब गिचड़ पिचड़ हो गया। इसको इधर ही रहने दिया, ये इधर आया तो कितना हो जाएगा? 147/√2 इंटू 1/√2, यह भी कितना हो जाएगा? 147/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, आइए इधर आ जाइए। कितना हो जाएगा? 10t इज इक्वल्स टू 147/2 इंटू √3 माइनस 147/2, ठीक है। 147/2 मैंने कॉमन ले लिया। 10t इज इक्वल्स टू 147/2, ब्रैकेट में क्या बचा? √3 माइनस 1, यहाँ से आप t निकाल लोगे। t इज इक्वल्स टू 147/20 इंटू √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0.732, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट आंसर कितना आ जाएगा? 5.49 सेकेंड, ठीक है ना, 5.49 सेकेंड। क्लियर? ये देखिए ये जानना जरूरी था। देखो ये पूरे नोट्स में आपको मिल जाएगा कि देखिए ये, और उसके बाद इसी को मैंने आगे सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन सॉल्व, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। एक बोट है जिसको रिवर के अक्रॉस भेजा गया है 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिजल्टेंट जो आई है, मान लीजिए पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है मान लीजिए वो कितनी आई है? मान लीजिए कितनी आई है? 10 किलोमीटर पर आई है, पर आवर आई है ना। रिजल्टेंट तो यही होती है, ये होगी हमारी v, ये होगी हमारी u, और ये होगी हमारी v नेट। याद है कि नहीं याद है?
ठीक है, तो वो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी बता चुका है 10 किलोमीटर पर आवर, और क्या बोल चुका है कि बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको v की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर दे दी गई है। अरे रे रे रे, v इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है। आप u नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? अरे u क्या होगा भाई, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। अगर ये 10 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर इज 64। अरे 100 का स्क्वायर थोड़ी ना होगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना 100 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 8 अठैया 64। 100 में से 64 गए, 36 बचा, कितना आ जाएगा 6। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। लो 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। बिल्कुल भी नहीं। कंजर्व्ड कहाँ रहती है भाई? जैसे डिस्टेंस को ले लो, डिस्टेंस तो टाइम के साथ बदलता रहता है ना, बढ़ता रहता है, कंजर्व्ड नहीं है, कंजर्व नहीं है। ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। अरे हो ही नहीं सकता, क्यों? अरे भैया टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वो नेगेटिव हो सकती है, -2 डिग्री सेल्सियस हो सकती है कि नहीं, है ना? तो ऐसा बोलना गलत होगा कि टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट, अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। हाँ, अभी तो बताया, अभी स्पेस की बात हो गई। चलो स्पेस की बात अगर हम करें तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वो क्या करता है? स्पेस में वेरी करता है डिस्टेंस के हिसाब से। समझ रहे हो कि नहीं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भाई अच्छा खासा एग्जाम्पल है इसका। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आई मेरी बात समझ में? अच्छा नेक्स्ट, अब तीनों गलत हो गए तो एक तो सही होगा ही ना सर, ये आंसर होगा। स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता। कोई क्वांटिटी अगर कहीं स्केलर है और वो उतनी ही रहेगी अगर आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल भी दो तो भी। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू वन ऑफ देम, देन द एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर इज। अरे ये तो मैंने आपको वेक्टर्स में पढ़ा है, ये तो मैंने आपको वेक्टर में पढ़ा है, याद करो, याद करवाया था कि अगर दो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनका रिजल्टेंट भी, उसका रिजल्टेंट भी उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए तो एंगल कितना होगा 120 डिग्री। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है यार, प्लीज ऐसा मत करो है। चलो अगर नहीं पता है तो देख लेते हैं। दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, है ना? इसका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, एंगल थीटा है। मान लिया, अभी हमको क्या पता है एंगल कितना, हमने मान लिया थीटा है। तो हमने बोला भैया रिजल्टेंट जो होगा, इसका जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इनने बोल दिया है वन ऑफ द वेक्टर्स के बराबर है ना? तो मान लिया भैया इसका मैग्नीट्यूड अगर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा ए। तो चलो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। हमको थीटा निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कॉस थीटा, है ना? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, कट गया, हाँ जी कट गया, इधर आ गया। ये कितना हुआ भैया? ए स्क्वायर माइनस का डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, है ना? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब आती है? कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब आती है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 120 डिग्री। तो आपने जो माना था वो गलत है सर, जो दूसरा वेक्टर होगा वो इधर कहीं आएगा, आपने ये गलत बनाया। ठीक है, एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। वेरी गुड, आंसर इज 120 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, द वेक्टर हैविंग द, अच्छा देखो इस रिवीजन में हमने वेक्टर नहीं पढ़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर नहीं आना चाहिए आपको। वेक्टर और स्केलर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की के यूट्यूब चैनल से रिवाइज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको वेक्टर इतना आना चाहिए। चलिए ए वेक्टर आपको दिया हुआ है कितना? ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप। आपसे वो बोल रहा है कि हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए।
एक नया वेक्टर चाहिए आपको सी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो बी के बराबर हो, जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर हो और वो किसके पैरेलल हो, ए के पैरेलल हो। मतलब किस डायरेक्शन में हो, ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, ए कैप निकाल के। और ए कैप कैसे निकलता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से। ठीक है, तो यहां पर जरा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल कर बताइए सबसे पहले। तो आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है ना, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 24 इंटू 24 अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 इंटू 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 9 8 17 के साथ हासिल 576 प्लस 49 हमने किया तो 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 और 1 8 4 12 की 2 हासिल 1, 6 और 1 5 और 1 6, 625। कितना आ गया ये, √625। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया है, 25 आया है। चेक कर लेंगे इनमें से किसका होगा, है बी वेक्टर। अभी भी नहीं, अभी रुक जाओ, इतनी जल्दीबाजी मत करो। चलो ए कैप निकालो, ए कैप निकालो। ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका रूट। कितना हो जाएगा ये, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी कि 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर तो ये 5 आ जाएगा, नहीं 3 3 का 9, 25 25 का रूट 5, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय 5। हे भगवान दया के सागर, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। अब देखो हमको सी वेक्टर निकालना है, तो सी वेक्टर इज नथिंग बट 25 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 5 25, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15i कैप प्लस 5 चौको 20j कैप, 15i कैप प्लस 20j कैप इज योर आंसर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से एक वेक्टर का क्वेश्चन है, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो a डॉट बी इज इक्वल टू 24 तो नहीं हो सकता, मुझे देखने से ही लग रहा है। 4 दूनी 8, 6 3 18, 4 दूनी 8, 18 और 8 26 होता है, यहाँ 24 लिखा है, नहीं हो रहा। अच्छा, रेशो 1/2, 2/1। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 4 चौको 16, 6 छंग 36, नहीं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी नहीं हो सकता है। ठीक, पहला ए क्रॉस बी करके देखें जरा, आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा, यहाँ पर अगर के कैप नहीं है तो आप इसको 0 के कैप लिख सकते हो, इसको 0 के कैप लिख सकते हो। चलिए, तो 4i कैप 6j कैप 0 के कैप, ये हो जाएगा 2i कैप 3j कैप 0 के कैप। लो निकाल लो भाई, निकालो कितना आएगा, आई कैप वाले आप कॉलम को छोड़ोगे, रो को छोड़ोगे, कितना आएगा 6 इंटू 0 0, ठीक है, माइनस जे कैप 0 0 0 0 प्लस के कैप कितना आएगा, 4 3 12 माइनस 6 दूनी 12, अरे ये तो 0 ही आ गया, अरे ये तो 0 ही आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 0। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू a क्रॉस b देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज। देखो इसमें हमने क्या कोशिश की है, आपको पूरा प्रोजेक्टाइल भी पढ़ा दिया और साथ साथ वेक्टर भी रिवाइज करा दिया क्वेश्चन के थ्रू। तो ये हो जाएगा a डॉट b इज नथिंग बट a b कॉस थीटा, a क्रॉस b इज नथिंग बट a b साइन थीटा, है ना, a b कट गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स 1, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। वेरी गुड भाई, आगे बढ़े। चलिए, तो यहां तक होगा हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो चलो फटाफट 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 उड़ाते हैं एक से एक बढ़िया क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये इतनी आसानी से हो जाता है, इतना बम भारी क्वेश्चन बना दिया इनने, देखने में डर लग जाता है, लेकिन देखिए कितने प्यार से होगा। देखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अर्थ से 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है और एंगल थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल। अनदर प्रोजेक्टाइल, एक और प्रोजेक्टाइल आपने पकड़ा, फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट से उसको फायर किया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आपने उसको फायर किया है एट द सेम एंगल। थीटा भी क्या है, सेम है, लो थीटा, वेलोसिटी अलग अलग है लेकिन थीटा सेम है, और
which follows a trajectory which is identical with the trajectory of projectile fired from the earth। मतलब जो प्रोजेक्टाइल दूसरे प्लैनेट से फेंका गया है और जो प्रोजेक्टाइल अर्थ से फेंका गया है, दोनों का ट्रेजेक्ट्री सेम है। तो अलग अलग क्या है, वेलोसिटी अलग है, इनिशियल वेलोसिटी, प्लैनेट अलग अलग है, तो जी की वैल्यू अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, पूरी ट्रेजेक्ट्री सेम है, बस जी की वैल्यू अलग है और यू की वैल्यू अलग है। थीटा तक सेम है, थीटा तक सेम है। देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज, चलो देखिए हमको पता है कि जो ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला होता है वो होता है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर बोला गया है कि ट्रेजेक्ट्री दोनों ही केस में सेम है, दोनों ही प्रोजेक्टाइल के लिए सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, बट क्योंकि प्लैनेट अलग है तो जी अलग होगा और क्वेश्चन में मेंशन है कि u की वैल्यू अलग होगी, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हो गया कि g अपॉन यू स्क्वायर, g1 अपॉन u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू g2 अपॉन u2 स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल सही, बाकी सब कुछ तो सेम है ना, बाकी सब कुछ तो क्या हो गया, सेम हो गया। अच्छा, अर्थ पर g की वैल्यू है 9.8 डिवाइडेड बाय u1 कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हो गया ये 25 इज इक्वल्स टू g2 मुझे निकालना है और u2 मुझे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है ना। ऑलमोस्ट अगर मैं 9.8 को 10 मानकर कर दूं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 10/25 इंटू 9 इज इक्वल्स टू g2, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 25, 9 दूनी 18, 18/5 इज इक्वल्स टू g2, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 5 तिया 15, 5 3 5 छक्के 30, तो ये हो जाएगा 3.5 इज द आंसर। नहीं, 5 तिया 15 सही किया ना, हाँ सर बिल्कुल सही किया, 3.5 इज योर आंसर। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। अरे ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था इसी लेक्चर में, मैंने बोला था याद रखना, मैंने बोला था याद रखना, क्या, r इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ h cot थीटा, या 4 या r tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ h। बताया था कि नहीं बताया था। इससे थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, tan इनवर्स 4। अभी बोलो तो दिखा दूंगा पीछे नोट्स में जाके, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, if the magnitude of sum of two vector is equal to the magnitude of difference of the two vectors, the angle between these vectors, ये तो आप याद कर लो, ये तो आप सीधे सीधे खून में घुसा लो, याद कर लो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 90 डिग्री। कि अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आप सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना, क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, और यहाँ लिखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab cos थीटा। अगर आपको ये समझ नहीं आया फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आपको वेक्टर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मत पूछना कि क्यों आ गया ऐसा, a स्क्वायर बी स्क्वायर गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर गया, ab गया, ab गया, 2b गया, 2b गया। आई मेरी बात समझ में, 2 भी गया, 2 भी गया, तो ये हो जाएगा कितना, ये 2 कैसे चला गया, 2 थोड़ी ना गया, 2 थोड़ी ना गया, दादा दादा ओ दादा दादा, जल्दीबाजी नहीं करनी है अपन को। ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा इधर है, ये माइनस है तो ये आके प्लस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा। ओके 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 ओके, इधर आ गया, ये कितना हो गया, 0। अब देखो ये 2ab कॉमन निकलेगा, नहीं 4ab हो जाएगा ना, काट कहाँ रहे, 4ab हो जाएगा तो उसके बाद कॉमन निकाल के काट देंगे, ऐसा भी कर सकते हो। लो लो, ऐसा अगर आपको नहीं समझ में आया तो 4ab cos थीटा कर लो और इसको कर दो 0। अब ये 4ab क्या है, ये दे जाओ 0 की तरफ, खत्म हो गया, तो cos थीटा 0 के बराबर आ गया। अगर cos थीटा 0 के बराबर आ गया तो थीटा किसके बराबर आ गया, थीटा आ गया 90 डिग्री के बराबर। आंसर आ गया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी। लो, ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसको दिया है, उसका x कंपोनेंट है 2, y कंपोनेंट है 3, x कंपोनेंट है 2, y कंपोनेंट है 3, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी इस पॉइंट बी पर बताओ क्या होगा। आप ही ने हमें बताया था सर कि जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी फेंकते टाइम इनिशियल वेलोसिटी, वही वेलोसिटी यहाँ पर भी होगी। ठीक है, x कंपोनेंट तो बदल नहीं सकता, तो x कंपोनेंट 2 रहेगा, पक्की बात है। आई मेरी बात समझ में? x कंपोनेंट तो नहीं बदल सकता, x कंपोनेंट वही का वही रहेगा। y कंपोनेंट जस्ट उल्टा हो जाएगा, y कंपोनेंट जस्ट पलटकर उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, a particle has initial velocity of 3i cap plus 4j cap and has an acceleration of this and this, the speed after 10 second, speed after 10 second, t की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 सेकेंड। ठीक है ना, वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, जिसमें इसको आप लिख सकते हो vxi कैप प्लस vy j कैप, लिख सकते हो कि नहीं? मतलब vx की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर, और vy की वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर। ठीक, एक्सेलरेशन का वेक्टर आपको कैसे दिया हुआ है? एक्सेलरेशन का वेक्टर आपको दिया है axi कैप प्लस ay j कैप के फॉर्म में, यानी ax की वैल्यू कितनी है? ax की वैल्यू है 0.4 और ay की वैल्यू कितनी है? अरे ay की वैल्यू कितनी है? ay की वैल्यू है 0.3। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, x डायरेक्शन में अलग, y डायरेक्शन में अलग। लो, मुझे क्या निकालना है? स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड निकालना है, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड निकालना है। चलो, इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी बोल दूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे ऐसे भी करोगे तो भी आंसर सही है, कुछ गलत नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे तो भी आंसर सही है, लेकिन क्या है, जो हमारे कन्वेंशन है उसी के हिसाब से चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया, इसका मतलब है ux आपको दिया हुआ है 3 और uy आपको दिया हुआ है 4। अब कोई दिक्कत है क्या आपको? ज़्यादा सही है, अब ज़्यादा सही है। आ जाओ, तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन हम x डायरेक्शन में लगाते हैं, vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी, एंड y डायरेक्शन में लगाएंगे तो vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। ठीक है, vx कितना है? vx तो हमको निकालना है 10 सेकेंड बाद। अच्छा, ux कितना है? ux है 3, ax कितना है? 0.4 और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। कितना आ जाएगा ये? 3 प्लस 4, यानी कि 3 प्लस 4, ये कटेगा ना, 10 हो जाएगा, तो 3 और 4 और 3 7, 4 और 3 7। ठीक, तो vx की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। सिमिलरली इधर भी आ जाओ, vy की वैल्यू हमको निकालना है, uy आपको कितना दिया हुआ है? 4 प्लस ay आपको कितना दिया हुआ है? 0.3। इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3, 4 और 3 7। vy की वैल्यू भी कितनी आ गई? 7 आ गई, और vx की वैल्यू भी कितनी आ गई? 7 आ गई। vy की वैल्यू भी कितनी आ गई? 7 आ गई, और vx की वैल्यू भी क्या आ गई? 7 आ गई। तो आप v वेक्टर अब लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं, 7i कैप यानी कि vxi कैप प्लस vy j कैप। इसका मतलब ये है 7i कैप प्लस 7j कैप, यानी कि कितना? 7√2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 7√2 यूनिट। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 vectors a through f have the magnitudes and the direction as shown in the figure, which statement is true? b plus c is equals to f। आओ, जो जो बोला है वो करेंगे। b plus c is equals to f, this is b, this is you, this is me, this is all we need, this is b and this is f। ये आपका क्या है? f है। नहीं, b plus c बोला है ना, b plus c बोला है, तो b में आप जोड़ दो किसको? c को। b में मैंने c को जोड़ा, b में मैंने c को जोड़ दिया। अच्छा, अब क्या करें? अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहे हो, चलो ऐसे ही देख लो, अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट होगा इसके बीच का वो कहाँ से निकलना चाहिए? यहाँ कहीं से निकलना चाहिए, है ना। तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू एफ दिया, क्या f की डायरेक्शन ये है? नहीं, f की डायरेक्शन तो इसकी उल्टी है, f की डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, f की डायरेक्शन इसकी उल्टी है, तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा देखो, d प्लस सी, d कहाँ है? d, दिस इज d, दिस इज d प्लस c, c कहाँ है? दिस इज c, ये c रखा।
तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो रिजल्टेंट निकलना चाहिए कुछ ऐसा, उसकी डायरेक्शन ये होगी, मतलब डी प्लस सी इज इक्वल टू एफ, एफ ऐसा होना चाहिए, लेकिन एफ तो ऐसा है ना भाई, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। फिर ए प्लस ई इज इक्वल टू एफ, देखो ए इधर है, ए की डायरेक्शन ये है, ए में आपको क्या जोड़ना है, ई जोड़ना है, ई कहाँ है, ई ये है, ए कहाँ है, ए ये है, ई ये है, अरे दादा अरे दादा अरे दादा, ए ये है और ई की डायरेक्शन देखो ये है, ए और ई, तो भैया इनका रिजल्टेंट बराबर हो गया, तो भाई ये तो यहीं कहीं होगा, है ना, इसका रिजल्टेंट तो कभी इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, बताओ मुझे। या बी प्लस ई देख लो, बी कहाँ है, एक और चेक कर लेते हैं, ए और ई का रहने देते हैं, बी और ई को चेक कर लेते हैं, फिर आंसर की तरफ चलेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एफ हैव द मैग्नीट्यूड्स एंड, ठीक है चलो, बी प्लस ई, बी कहाँ है, बी कहाँ है, ये है बी, ये है बी, ई कहाँ है, ई कहाँ है, ई है ये, ठीक है ना, अच्छा ये बी है और ये ई है, ठीक है ना, इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, है ना, एफ दिया हुआ है, लेकिन एफ की डायरेक्शन तो ये है, एफ की डायरेक्शन तो ये है, क्या बी प्लस ई इज इक्वल टू एफ हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस ई इज इक्वल टू एफ होने की संभावना है, ठीक है ना, तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा, आंसर हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। बी और ई का रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, डायरेक्शन देखो क्या है, एफ की कुछ और है, बी और सी का रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, लेकिन एफ की डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पर आप देखो डी था, डी के साथ क्या था, सी था, सी सी सी, हाँ सी था, एफ देखो, एफ की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, लेकिन ये दी गई है, नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा सी है, ठीक है, क्लियर जी सर क्लियर। चलिए भाई, तो इसी के साथ हमारा आज का भी एक किल शॉट होता है खत्म। आई होप आपने अपना पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरा रिलेटिव वेलोसिटी क्या कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपको पता है मैग्नेट बेंस की अपनी वेबसाइट है magnetbase.com नाम से, जहां पर सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपरली अरेंज ऑर्गेनाइज तरीके से दे दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे और अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप नीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीट का सारा कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वन शॉट पे, तो देखिए वन शॉट चल रहे हैं, ये देखिए किलर, ये बायोलॉजी का किल शॉट चल रहा है और ये फिजिक्स का किल शॉट चल रहा है। जैसे ही आप फिजिक्स के किल शॉट पे क्लिक करेंगे तो ये लो थामा मैं खड़ा हूँ, ये किल शॉट आपका करा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पता है हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम आपसे थोड़ा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल कौन सा है, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट। और यार हमारे वीडियोस को देखने के बाद उसे तुरंत शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर आपके दोस्त हैं, दोस्तनियाँ हैं, है ना, और कुछ काम के लोग भी हैं। जितना ज़्यादा आप इसे आग की तरह फैलाएंगे उतना ज़्यादा हमें प्यार और सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो चलिए करते हैं स्किल शॉट को ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट स्किल शॉट में, तब तक अपना जोश हाई रखिए। थैंक यू वेरी मच।